हेलो एवरीवन। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के एमिशन पोर्शन के बारे में बात करेंगे। एज एन एमिशन रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। बहुत सारी डिजीज़ के अंदर आती हैं, नाम सुने होंगे आपने, सीओपीडी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएक्टिस, एसएच, न्यूमोनिया, बहुत सारी इसके अलावा और भी हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी ये डिजीज़ हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे इंपॉर्टेंट ये डिजीज़ हैं, बहुत सारे सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी यहाँ पर हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। एज एन एमएसएन हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, दैट इज़ द सीओपीडी। सीओपीडी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस डिसऑर्डर से रिलेटेड, बहुत सारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। एक बार मैं इस डिजीज के नाम लिख लेता हूं। क्लियर? अभी बोर्ड पे हमने एक साथ 3 नाम लिखे हैं। पहला लिखा है सीओपीडी, देन सीओएलडी और लास्ट में लिखा है क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशन। एक बात मैं ये स्टार्ट होने से पहले आपको बता दूं कि जितने भी डिजीजेज हैं उन सबको पढ़ने का अपना एक डेफिनेट क्रम होगा, एक डेफिनेट ऑर्डर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिजीज़ के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, क्या जनरल उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं, उसके बाद उस डिजीज़ की क्या परिभाषा है, क्या डेफिनेशन है, देन उस डिजीज़ के साथ जुड़ा हुआ क्या पैथोफिजियोलॉजी है, किस तरीके से वो डिजीज़ अकर होती है बॉडी में। इसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से ये डिजीज़ होती हैं। देन हम जाएंगे उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के ऊपर या लक्षणों के ऊपर, साइन एंड सिम्टम्स के ऊपर। देन हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, हाउ टू डायग्नोस दैट पर्टिकुलर डिजीज़। देन अगर उसके कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसके बारे में चर्चा करेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में, हाउ टू मैनेज दैट पर्टिकुलर डिजीज़। मैनेजमेंट में भी पहले हम मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, देन सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। तो जितने भी डिजीजेज हैं सबको इसी सीक्वेंस में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज, दैट इज द सीओपीडी, ऑल्सो नोन एज द सीओएलडी, और हम बोलेंगे इसको क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशन। क्लियर? देखो वर्ड सीओपीडी का मतलब क्या। सीओपीडी दैट मीन्स क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। 4 वर्ड बोर्ड पे लिखे हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी का पूरा नाम, सीओपीडी की फुल फॉर्म। 1 बाय 1 बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्रोनिक, कोई भी बीमारी उसकी प्रकृति के आधार पर 2 भागों में या 2 तरीके से हम उनको क्लासिफाई करते हैं। एक ऐसी बीमारियां जो एक्यूट इन नेचर होती हैं, हम बोलते हैं एक्यूट, और दूसरा टाइप कहलाता है क्रोनिक। दैट मीन्स एक्यूट वह बीमारियां जो कि सडन एराइज होती हैं, उनका ऑनसेट सडन होता है, एज कंपेयर टू द क्रोनिक डिजीजेस प्रॉबेबली लाइफ थ्रेटनिंग वो डिजीजेस होती हैं और ऐसा सीवियर फॉर्म ऑफ डिजीजेस भी वो होती हैं। अर्लीस्ट मैनेजमेंट नहीं करें, हो सके कि पेशेंट की जान भी उसमें चली जाए। लेकिन इसके रिलेशन में क्रोनिक इन नेचर वो बीमारियां होती हैं जिनका स्टार्टिंग, जिनका ऑनसेट बहुत इंसीडियस का मतलब होता है बहुत धीरे धीरे, ग्रेजुअल, स्लोली होता है। लॉन्ग टर्म चलने वाली ये बीमारियां होती हैं, काफ़ी लंबे समय तक ये चलती हैं और एज सच टाइम के साथ अगर आप इफेक्टिवली इनको मैनेज नहीं करो तो इसका प्रोग्रेशन भी होता रहेगा और लेटर ऑन ये बीमारियां भी वर्सनिंग हो जाएगी। दैट मीन्स स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो जाएगी। तो क्रोनिक का मतलब होता है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका ऑनसेट धीरे धीरे होता है, लंबे समय तक ये बीमारियां चलती रहती है और प्रोग्रेसिव ये एक बीमारी है। दैट मीन्स समय के साथ इसकी सीवियरिटी में इजाफा होगा। ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे हमने पढ़ा है नॉर्मल एनाटॉमी के रूप में कि हवा को कैरी करने का एक रास्ता है, नाक से हवा इंटर होगी और लास्ट में ये जाएगी एल्वेओलाई तक, पूरा एयर पैसेज है और एयर पैसेज इस तरीके से खुला हुआ होता है, इसमें किसी भी तरीके की कोई बाधा नहीं होती, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। हवा बिना किसी अवरोध के सीधी हमारी लास्ट जो गैसियस एक्सचेंज की यूनिट है दैट इज एल्वेओलाई वहां तक पहुंचती है।
लेकिन इन सीओपीडी की कंडीशन में ये जो रास्ता है ये क्लियर नहीं रहता, इस रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, अवरोध पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि रास्ता पहले जो नॉर्मल था अब वो रास्ता नॉर्मल नहीं होके नैरो हो गया है। नैरो मतलब संकरा हो गया, छोटा हो गया। और आपको पता है कि अगर पैसेज वे रास्ता छोटा होगा तो हवा की मात्रा पहले की तुलना में कम जाएगी पर्टिकुलर एल्वियोलाई तक, और जो अफेक्टिव गैसेज एक्सचेंज होना होता है वो नॉर्मली नहीं होगा क्योंकि नेचुरली एयर वहाँ पे कम जा रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, बाधित हो गया। ये बाधा आइदर एक्सेस स्पुटम प्रोडक्शन की वजह से है, या सीलिया सही तरीके से यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, या एयर का एक्यूमुलेशन यहाँ पे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऑब्स्ट्रक्शन कहलाती है। तो दैट मीन्स ये ऐसी बीमारियां हैं जिसमें एयरवे नॉर्मल नहीं होके एयरवे नैरोवर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ द डायमीटर। दैट मीन्स हवा बिना किसी बाधा के नॉर्मली जाती है, वो यहाँ पे संभव नहीं है ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन। पल्मोनरी डिजीज, ऐसी बीमारियां जो पल्मोनरी, दैट मीन्स पल्मोनरी जो वर्ड है ये रिसेंबल करता है लंग्स को। तो एक तरीके से ये लंग की डिजीज हैं जो कि क्रोनिक इन नेचर का मतलब जिसका ऑनसेट धीरे धीरे होता है, लॉन्ग टर्म चलने वाली ये बीमारी है। और इस बीमारी में अल्टीमेटली ऑब्स्ट्रक्शन होता है, एयरवे में बाधा पहुंचती है, एयरवे बाधित हो जाता है जिससे पूरी हवा लास्ट एल्वियोलाई तक ऑप्टिममली नहीं पहुंचती है। इसी बीमारी को हम COLD के नाम से भी जानते हैं। ये कोल्ड, ठंड जो जुकाम होता है वो वाला कोल्ड नहीं है, दैट इज सिंपली द क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। दो वर्ड तो सेम ही है, क्रोनिक एज सच, ऑब्स्ट्रक्टिव एज सच, और पल्मोनरी की जगह यहाँ पे हमने वर्ड काम में लिया है लंग्स डिजीज, डिजीज D फॉर सेम, तो L फॉर लंग्स। तो बात वही है कि लंग्स में मिलने वाली वह ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज जो क्रोनिक इन नेचर होती है, जहाँ पर पैसेज वे एयर स्पेस जो है वो नैरोवर हो जाएगा, पैसेज वे नैरोवर हो जाएगा और हवा अल्टीमेटली पहुँचेगी नहीं। तो एक तरीके से दोनों डिजीजेस का मतलब सिनोनिमस ही है। इन डिजीजेस को, दैट मीन्स COPD को, हम क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशन के नाम से भी जानते हैं। और ये सब, ये सेंटेंस अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा है क्या, कि ये भी स्लो इंसीडियस, दैट मीन्स धीरे धीरे स्टार्ट होने वाला एक डिजीज है। और यहाँ पर अल्टीमेटली क्या होना है कि ये जो एयरवे था ये लिमिटेड हो गया। पहले कोई बाधा नहीं थी, पहले कोई लिमिटेशन नहीं था, हवा अच्छे से जा रही थी, लेकिन अब ये रास्ता लिमिटेड हो गया। किसके लिए लिमिटेड हो गया? हवा जाने के लिए। क्यों हो गया? क्योंकि ये एयरवे जो है ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, इसमें किसी न किसी रूप में कोई बाधा है। तो हम बोलेंगे कि ये एयर फ्लो को लिमिट करने वाली एक डिजीज है, और ये चूंकि लॉन्ग टर्म चलती है, धीरे धीरे ऑनसेट होता है, इसलिए इसको हमने बोल दिया द क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशन। तो कॉमन नाम हालांकि COPD, लेकिन कई बार क्वेश्चन में आपको क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशन का पेशेंट है उसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऑप्शन उसमें देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये COPD के बारे में एक्चुअली बात हो रही है। कई बार ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में क्वेश्चन आता है कि एक पेशेंट है जिसको क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशन हो रहा है, कितने फ्लो रेट से हमको ऑक्सीजन देना है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये कौन सी डिजीज आ गई। ये डिजीज से हम बात कर रही हैं COPD की ही, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के बारे में ही। दोबारा मैं बता दूं, ऐसी बीमारी जो लंग से रिलेटेड और जिसमें एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, और ये नेचर वाइज एक्यूट तरह की बीमारी नहीं है, ये क्रोनिक टाइप के नेचर की एक डिजीज है जिसमें जो ऑनसेट है वो धीरे धीरे होगा, और ये बीमारी लॉन्ग टर्म चलेगी, समय के साथ प्रोग्रेसिव, मतलब बीमारी प्रोग्रेस करेगी, बीमारी और ज़्यादा सीवियर होती जाएगी, और ज़्यादा कंडीशन वर्सन होती जाएगी, और ज़्यादा कंडीशन खराब होती जाएगी। क्लियर? दैट इज सिंपली द ऑब्स्ट्रक्टिव क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये एक पूरा ग्रुप है डिजीजेस का, जिसमें पहले, अभी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, प्रीवियसली की बात कर रहा हूं, 3 डिजीजेज आती थी। एक को हम बोलते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, दूसरे को हम कहते हैं एम्फाइसीमा, और तीसरे को कहते हैं अस्थमा। प्रीवियसली कुछ समय पहले COPD में 3 डिजीजेस को इंक्लूड किया जाता था। पहली डिजीज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, दूसरा एम्फाइसीमा, और तीसरा अस्थमा। नाउ इन दीज डेज हमने ये जो तीसरी डिजीज है COPD की, इसको इस कैटेगरी से बाहर निकाल दिया है, इसको इस कैटेगरी से हटा दिया है। अस्थमा अब COPD के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता।
क्योंकि बेसिकली ये तीनों ही ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेज हैं लंग्स की, लेकिन अस्थमा में जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, नैरो हो गया, लेकिन जैसे ही एपिसोड गया अस्थमा का, या मैं बोलूँ अफेक्टिव मैनेजमेंट किया, हमने ब्रोंकोडायलेटर दिए तो वो एयरवे दोबारा नॉर्मल हो गया, हम बोलेंगे रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन था। दैट मीन्स इसका ये निकला कि ये जो डिजीजेज हैं दोनों, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन जो हो रहा है वो रिवर्सिबल नहीं होता है, इसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो इररिवर्सिबल होता है। तो तीनों में ही ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था, इसलिए पहले हमने एक कैटेगरी में इसको रख दिया सीओपीडी में, लेकिन क्योंकि अस्थमा में रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है इसलिए आजकल हमने अस्थमा को एक दूसरी कैटेगरी में डाल दिया जिसको बोलते हैं क्रोनिक पल्मोनरी डिजीजेज, सीपीडी। इसकी एक अलग कैटेगरी बना दी, सीपीडी, जिसमें अस्थमा आता है, ब्रोंकिएक्टेसिस आता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस आता है। तो इसलिए अस्थमा अब सीओपीडी में इंक्लूड नहीं किया जाता है। हमने बोलना है कि सीओपीडी में बेसिकली ये सीओपीडी ग्रुप ऑफ डिजीजेस का नाम है जिसमें दो बीमारियां आती हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, दूसरा इम्फाइसीमा, और दोनों का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि दोनों ही एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट करती है। किस मैनर में? इरिवर्सिबल मैनर में। दैट मीन्स एक बार अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तब इसको दोबारा रिवर्स नहीं किया जा सकता। इसका कंक्लूजन ये निकला कि ये बीमारी 100% क्योरेबल नहीं है, क्योंकि अगर रिवर्सिबल होता तो क्योरेबल होता, ये इरिवर्सिबल है। तो एक बार अगर डैमेज हो गया, डिस्टेंशन हो गया, या मैं बोलूँ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया एयरवे में, दोबारा इसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ हम सिम्टम्स की सीवियरिटी को कम कर सकते हैं, हम डिजीज को कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकते हैं। सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं और इसका जो प्रोग्रेशन होता है उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं। इसकी जो सीवियरिटी समय के साथ बढ़नी होती है वो हम कम कर सकते हैं इन केस ऑफ अफेक्टिव मैनेजमेंट। तो क्या मतलब निकला? These diseases comes under a heading of COPD, and क्यों दोनों एक कैटेगरी में है? Because these two diseases causes irreversible airway obstruction। दोनों को पढ़ेंगे चूंकि दोनों डिजीजेज में साइन सिम्टम लगभग एक जैसे हैं, दोनों के रिस्क फैक्टर, इटियोलॉजिकल फैक्टर एक जैसे हैं, दोनों को एज सच डायग्नोस करने का तरीका एक जैसे हैं और मैनेज करने का भी तरीका एक जैसे हैं। इसलिए इन दोनों डिजीजेज को हम साथ में ही पढ़ेंगे और इसीलिए ही दोनों डिजीजेस को एक ही हेडिंग्स के अंदर रखा गया है, दैट इज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस। तो दैट मीन्स फिर इनमें अंतर क्या है? इनमें अंतर है इस पर्टिकुलर डिजीज की परिभाषा में एज वेल एज इसकी पैथोफिजियोलॉजी के अंदर। तो दोनों को डिस्कस करते हैं एक साथ, आपको अंतर पता चल जाएगा, और फिर जो दोनों कॉमन सी चीजें हैं लाइक द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, साइन एंड सिम्टम मैनेजमेंट, वो हम एक साथ डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीओपीडी की पहली डिजीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का नाम है, आपको नाम देखते ही पता चल गया होगा। क्रोनिक तो ये पूरी बीमारियां ही हैं सारी की सारी। दोबारा मैं बता देता हूं कि क्रोनिक जिसका ऑनसेट ग्रेजुअल होता है, धीरे धीरे होता है, और ये बीमारियां एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म चलती हैं। तो दैट मीन्स क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इज सिंपली ए क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई। आप देख रहे हैं यहाँ पे आइटिस लगा हुआ है, तो आइटिस एज एन सफिक्स कहीं पर भी लगा हुआ है, ये बताता है इन्फ्लामेशन वहाँ पर हो रहा है। इन्फ्लामेशन की बात हो रही है, इन्फ्लामेशन कहाँ हो रहा है? वो एज एन प्रीफिक्स लगा हुआ रहता है। तो आप देख रहे हैं ब्रोंकाई, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर का एनाटॉमी हमने पढ़ा है कि ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाइज बनती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। उन्हीं ब्रोंकाई में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए हम बोलेंगे इट इज एन ब्रोंकाइटिस। अगर डिजीज ग्रेजुअल ऑनसेट रखती है, लॉन्ग टर्म चलेगी, ये हम बोलेंगे इट इज एन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ये तो था इसकी सिंपल डेफिनेशन। स्पेसिफिक डेफिनेशन इसका और है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस दैट मीन्स क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई दैट लीड्स कफ एंड स्पुटम प्रोडक्शन। ये क्राइटेरिया, इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी है। फॉर 3 months इन ए कंसिक्यूटिव 2 years। देखो इसका मतलब क्या? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस किसको कहेंगे? नाम से तो वही क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई, दैट इज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, लेकिन कंफर्म करने के लिए इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी है जो इसकी डेफिनेशन में भी आता है। क्या क्राइटेरिया है
कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई दैट लीड्स टू पेशेंट में कफ खांसी आना उसको, और उसमें स्पुटम प्रोडक्शन होना लगातार कितने महीने तक, 3 महीने तक, और ये सेम सिम्टम 3 महीने तक 1 साल आएंगे, और ऐसे ही सेम सिम्टम अगेन 3 महीने तक दूसरे साल भी आएंगे। तो लगातार कंसेक्यूटिव 2 साल तक पेशेंट को क्रोनिक कफ और स्पुटम प्रोडक्शन की शिकायत है। आप इनडायरेक्टली उसको डायग्नोज कर लो कि पेशेंट को क्या है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, क्योंकि ये उसकी डेफिनेशन में भी आता है। तो मैं दोबारा रिपीट करूं, व्हाट इज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस? द क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई दैट लीड्स टू द कफ एंड स्पुटम प्रोडक्शन फॉर 3 months इन अ ईयर, फॉर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो फॉर 2 years। दैट मीन्स लगातार 2 साल तक प्रत्येक 3 महीने तक कफ एंड स्पुटम पेशेंट को आ रहा है, हम बोलेंगे इट इज एन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्लियर? ऐसा क्यों होता है? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में बेसिकली होता क्या है, क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी है, वो देख लेते हैं। पैथोफिजियोलॉजी, आगे हम पढ़ेंगे। कॉमन रिस्क फैक्टर है दोनों के, एग्जैक्ट इटियोलॉजी तो अननोन है कि ये बीमारियां क्यों होती हैं, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि पेशेंट कंटिन्यूसली टोबैको स्मोक करेगा, पेशेंट कंटिन्यूसली पॉल्यूटेड एयर के इन्वायरमेंट में रह रहा है, या ऑक्यूपेशनल डस्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा जनरेट हो रही है, ऐसे ऑक्यूपेशन में वो रह रहा है। तो कहने का मतलब जब भी कोई इरिटेंट हमारे एयरवे में एंट्री करेगा, कोई भी इरिटेंट, आप सभी को पता है कि जो एयरवे है वो सिर्फ एयर के जाने के लिए बना हुआ है, वो उसके लिए सूटेबल है, लेकिन हवा को छोड़ के अदर देन एयर कोई भी चीज़ एयरवे में जाएगी तो वो सारी चीज़ें हम बोलेंगे ये इरिटेंट है हमारे एयरवे के लिए, क्योंकि जो चीज़ जिसके लिए बनी है वो उसी के लिए बनी है। अगर उसके अलावा आप कोई दूसरी चीज़ ऐड करेंगे तो इट विल प्रोबेबली इरिटेट दैट थिंग। मैं बोलूँ अदर देन एयर, जो भी चीज़ इंटर कर रही है हमारे एयरवे में, तो हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है कि एयरवे उस पर्टिकुलर इरिटेंट की एंट्री को रोकता है। अगर गलती से चला भी गया हो तो वहाँ की म्यूकोजा की ब्लड सप्लाई बॉडी बढ़ा देती है, जिससे ज़्यादा ब्लड वहाँ जाता है, जिससे ज़्यादा पानी वहाँ जाता है ब्लड के साथ, और वो एजेंट जो गया है एज एन इरिटेंट उसको वॉश आउट बॉडी करती है, उसको साफ करने का काम करती है। तो इसका फायदा तो यह है कि इरिटेंट वॉश आउट हो जाता है, आगे इंटर नहीं करता, लेकिन नुकसान क्या है कि ज़्यादा ब्लड सप्लाई की वजह से वहाँ की म्यूकोजा जो है वो स्वेलो हो जाती है, दैट मीन्स सूज जाती हैं, बहुत ज़्यादा पानी वहाँ आता है, म्यूकस प्रोड्यूस वहाँ होने लगता है। एट ए सेम टाइम एंट्री को रोकने के लिए जो म्यूकोजा होती हैं एयरवे की, वहाँ पे जो गॉबलेट सेल्स होती हैं वो अपनी संख्या बढ़ा देती हैं। दैट मीन्स जैसी एजेंट अंदर जाएगा गॉबलेट सेल्स की जो संख्या होती है म्यूकोजा में वो बढ़ जाएगी। सब म्यूकोजल जो ग्लैंड्स होती हैं, म्यूकोजा के बाद सब म्यूकोजा होती है और वहाँ पर भी कुछ ग्लैंड्स होती हैं, तो सब म्यूकोजल ग्लैंड्स भी अपनी संख्या बढ़ा देती हैं। दोनों का एक काम बेसिकली होता है कि ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करना। इसकी वजह से जब गॉबलेट सेल्स बढ़ जाएगी और सब म्यूकोजल ग्लैंड्स बढ़ जाएगी, तब इन दोनों की वजह से ज़्यादा म्यूकस हमारे एयरवे में प्रोड्यूस होगा। म्यूकस बॉडी को प्रोटेक्ट करने का एक बेसिक थिंक है, जब म्यूकस रहेगा तभी वो एजेंट वहाँ से चिपक जाएगा, एजेंट की एंट्री फर्दर नहीं होगी। ये अच्छी बात है, लेकिन इतना ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होता है कि जो म्यूकस क्लियरेंस है, हमने पढ़ा है कि एयरवे अपने आप को क्लियर करता है, एयरवे म्यूकस को क्लियर करता है बाय द सीलियरी एक्शन, म्यूकोसीलियरी एस्केलेटर फंक्शन के द्वारा। तो म्यूकस प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारी बॉडी उस म्यूकस को क्लियर ऑफ नहीं कर पाती है, और आपको पता चल गया होगा कि एयरवे में इतना ज़्यादा म्यूकस है जिसको बॉडी क्लियर नहीं कर पा रही है। दैट मीन्स आप समझ जाओ कि ये म्यूकस यहाँ एयरवे में पड़ा रहेगा और ये हवा की एंट्री में एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन का काम करेगा। हवा जो जानी चाहिए जिस मात्रा में हमारी एल्वेओलाई तक, वो नहीं पहुंचेगी। यही ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है बेसिकली, इसलिए हमने यहाँ बोल दिया इट इज एन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज। तो क्या हुआ, वेन एवर an irritant either in the form of occupational dust, polluted air और स्मोकिंग, टोबैको के फॉर्म में स्मोकिंग के रूप में इंटर करेगा एयरवे में, there will be increase in the goblet cells, their number, submucosal gland will also increase in their number,
their main function is increase mucus production so that the entry of that particular irritant can be prevented. म्यूकस प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि बॉडी विल इनेबल टू क्लियर ऑफ दैट म्यूकस एंड हैंस इफ द एक्सेस म्यूकस इन द एयरवे विल बी ऑब्स्ट्रक्टेड. हवा जो पहुंचनी चाहिए टर्मिनल एंड पे वो पूरी की पूरी नहीं पहुंचेगी. हम बोलेंगे पेशेंट को एज सच क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया है. ऐसे लोग जिनको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो जाती है उनको हम ब्लू ब्लॉटर के नाम से भी जानते हैं. ब्लू ब्लॉटर, देखो एक नया टर्म आ गया यहां पे, ब्लू ब्लॉटर. ब्लू कलर का नाम है, नीला कलर, बॉडी का नीला कलर, वैसा ही जैसा कि ब्लॉटर फिश का होता है. ब्लॉटर फिश या हैरिंग फिश एक मछली का नाम है. अगर उसको आप देखोगे तो उसकी स्किन का कलर ब्लूइश होता है. तो ऐसे आपने देखा कि हवा पूरी पहुंचेगी नहीं, और हवा दैट मीन्स ऑक्सीजन का गैस एक्सचेंज बॉडी करती है, तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में एक्सचेंज होगी नहीं ब्लड के अंदर, ब्लड में आएगी नहीं. तो ऐसा स्किन का कलर वहाँ नीला पड़ जाता है, और नीला ब्लू स्किन डिस्कलरेशन कहलाता है साइनोसिस. तो एज सच आपको उन पेशेंट में, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट में साइनोसिस देखने को मिलता है, इसलिए उन लोगों को हम ब्लू ब्लॉटर के नाम से भी जानते हैं. क्लियर? तो दैट इज सिंपली द डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन और पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. इसके आगे की कहानी सेम है, ऐसी जैसे कि इम्फाइसीमा में. आगे हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, साइन सिम्टम, सब कुछ. क्लियर? तो वो दोनों साथ में पढ़ेंगे. इधर आ जाते हैं, इम्फाइसीमा के बारे में बात कर लेते हैं. सीओपीडी जो ग्रुप है उसका सेकेंड मेंबर दैट इज इम्फाइसीमा. इम्फाइसीमा का मतलब होता है कि एयर पैसेज या एयर स्पेस टर्मिनल बियॉन्ड के बाद, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद वाला वो एयर स्पेस एक्सट्रीमली इनलार्ज हो जाता है, डायलेट हो जाता है, या मैं बोलूँ उसके अंदर डिस्टेंशन हो जाता है. ये कहलाता है इम्फाइसीमा. कई बार टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद के स्ट्रक्चर में इतना ज़्यादा डिस्टेंशन, इनलार्जमेंट हो जाता है कि वहाँ पे लास्ट में जो एल्वियोलाई होती है उसकी वॉल भी डिस्ट्रॉय हो जाती है. दैट मीन्स एल्वियोलर वॉल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डिस्ट्रक्ट हो जाएगी. हम बोलेंगे इट इज एन सिंपली द इम्फाइसीमा. एक बार डेफिनेशन में लिख लेता हूँ. इम्फाइसीमा दैट मीन्स एबनॉर्मल distension of air space beyond terminal bronchioles and destruction of वॉल ऑफ एल्वियोलाई. देखो इसका मतलब क्या हुआ, इस तरफ लिख रहा हूं. ये ब्रोंकाइटिस की बात नहीं हो रही है, ब्रोंकाइटिस हमने देख लिया, इम्फाइसीमा की बात हो रही है. मैंने बोला कि ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है, और इसके बाद की स्ट्रक्चर आप सबको पता ही है. आगे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होता है. रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बहुत सारी एल्वियोलर डक्ट में कन्वर्ट होती हैं, एल्वियोलर डक्ट, और एल्वियोलर डक्ट आगे जाके एक शैक लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती हैं, और जिसमें फिर 2 से 4 एल्वियोलाइज होती हैं. ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है. टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के आगे ब्रोंक्यूल्स, फिर टर्सरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर ट्रेकिया. यहाँ तक का जो एरिया था ये कंडक्टिंग जोन में आ गया. यहाँ तक का, यहाँ हवा सिर्फ कंडक्ट हो रही है, गैसीय एक्सचेंज नहीं हो रहा. लेकिन आगे यहाँ से लेके ये पूरा जो एरिया है ये कहलाता है रेस्पिरेटरी जोन, या इसी को कहते हैं रेस्पिरेटरी यूनिट. इसको एसिनाई भी बोलते हैं, जनरल एसिनाई. एसिनाई का मतलब एक पूरी यूनिट होती है जो कि ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स रखती हों. अंगूर के जो गुच्छे होते हैं ऐसी क्लब बेरी लाइक स्ट्रक्चर्स को हम एसिनाई भी बोलते हैं. तो ये कंप्लीटली एसिनाई भी कहलाता है. तो दैट मीन्स ये जो एरिया है जिसकी शेप इस तरीके से होती है, अगर ये डिस्टेंड हो जाए, डिस्टेंड का मतलब प्रसारित हो जाए, मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखूं, इसका इनलार्जमेंट हो जाए, इसमें फैलाव हो जाए, हम बोलेंगे ये क्या है, इम्फाइसीमा. जैसे मैं बोलूं ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, तो ऐसे होनी चाहिए थी लेकिन ऐसे नहीं हुई,
और ये ऐसे इस तरीके से फूल गई, हम बोलेंगे ये फूल गया, दैट मीन्स इनलार्जमेंट हो गया, डिस्टेंशन हो गया एबनॉर्मली एयर स्पेस का टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के बाद हम बोलेंगे इट इज एन एम्फाइसीमा। रेस्ट्रिक्शन, जब वो एल्वियोलाई तक बात पहुंचेगी तो एल्वियोलाई इस तरीके से शेप रखती हैं, लेकिन जब यहाँ पर भी एक्सट्रीमली डायलेशन होगा, वैसे 0.2 से लेके 0.5 mm डायमीटर होता है, लेकिन अगर सपोज एक्सट्रीमली यहाँ पर भी डायलेशन होगा तो एल्वियोलाई की वॉल भी रप्चर हो जाएगी, एल्वियोलाई की वॉल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, हम बोलेंगे इट इज एन एम्फाइसीमा। और ये सिंपल डेफिनेशन अब तक कई बार एग्जाम में आ चुकी है। एम्फाइसीमा क्या है, एल्वियोलर वॉल डिस्ट्रॉय होती है, ये क्या है, हम बोलेंगे ये बेसिकली एक काइंड ऑफ सीओपीडी है जिसको हमने एक स्पेसिफिक नाम दे दिया, दैट इज सिंपली द एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा दैट मीन्स ये जो इनलार्जमेंट आपको दिख रहा है, ये इस रेस्पिरेटरी जोन या रेस्पिरेटरी यूनिट के कौन से एरिया में है, इसके आधार पर एम्फाइसीमा को हम क्लिनिकली दो भागों में बांटते हैं। वैसे एम्फाइसीमा के कई टाइप होते हैं, एज सच पैनलोबुलर, सेंटिलोबुलर, पैरासेप्टल, एज सच इरेगुलर, लेकिन जो क्लिनिकल कॉमन जो टाइप्स होते हैं एम्फाइसीमा के वो दो ही होते हैं। 90 to 95% एम्फाइसीमा को क्लिनिकली हम दो टाइप्स में बांटते हैं। मैं एम्फाइसीमा के टाइप्स आपको बता रहा हूं। एम्फाइसीमा के दो प्रकार होते हैं, एक को हम बोलते हैं पैनलोब्यूलर एम्फाइसीमा, इसी को बोला जाता है पैन एसिनर एम्फाइसीमा। इस तरफ दूसरे टाइप को हम बोलते हैं सेंट्रीलोब्यूलर एम्फाइसीमा, या इसी को बोला जाता है सेंट्री एसाइनर एम्फाइसीमा। दोनों मैं यहां और लगा रहा हूं, दोनों अथवा में है। दैट मीन्स व्हाट, एम्फाइसीमा का मतलब तो हमको समझ में आ गया कि डिस्टेंशन होना, इनलार्जमेंट होना, लेकिन ये इनलार्जमेंट एक्चुअली टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के बाद कौन से एरिया में हो रहा है उसके आधार पर हमने एम्फाइसीमा को दो मेन टाइप्स में बांटा है। 90 to 90% यही दो टाइप्स आपको मिलते हैं, दैट इज पैनलोबुलर और सेंटिलोबुलर। पैनलोबुलर को पैन असाइनर भी कहते हैं, सेंटिलोबुलर को सेंट्री असाइनर भी कहते हैं। देखो इनका मतलब क्या, पैनलोबुलर का मतलब होता है कि जो एम्फाइसीमा है, जो इनलार्जमेंट है एयर स्पेस का बियॉन्ड द टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, वो आपको देखने को मिलता है डिस्टल एंड पे। डिस्टल का मतलब होता है दूर वाले एंड पे। ये प्रॉक्सिमल एंड कहलाएगा जो ट्रेकिया की तरफ जा रहा है, और ट्रेकिया से दूर लंग्स में डीपर साइड में जो पार्ट है वो हम कहते हैं वो डिस्टल एंड है, डिस्टल पार्ट है। तो इस रेस्पिरेटरी जोन का डिस्टल पार्ट कौन सा होता है, ये एल्वियोलर सैक, एल्वियोलाई और एल्वियोलर डक्ट। अगर मैं बोलूं कि टर्मिनल ब्रोंकियोल्स की शेप ऐसी की ऐसी है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स की ऐसी शेप है, लेकिन अब इसके आगे एक्सट्रीमली इनलार्जमेंट हो गया है एरिया, तब ये एम्फाइसीमा कहलाएगा पैनलोबुलर। आप देख रहे हैं कि यहां तक तो स्ट्रक्चर सेम थी, लेकिन एल्वियोलर डक्ट फूल गई है, सैक फूल गया है, अंदर की एल्वियोलाई फूल गई है, रप्चर हो गई है, हम बोलेंगे ये कौन सा एम्फाइसीमा है, पैनलोबुलर। बाय डेफिनेशन इसका मतलब है कि एबनॉर्मल इनलार्जमेंट और डिस्टेंशन इन द एल्वियोलर डक्ट एज वेल एज द एल्वियोलाई, हम बोलेंगे पैनलोबुलर या पैन असाइनर। एसाइनर अभी बताया था एसिनाई, ये पूरा एरिया एसिनाई कहलाता है, तो इसके अंदर डिस्टेंशन मिल रहा है आपको टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के आगे, इसलिए एसिनाई वर्ड भी यहाँ लगा हुआ है। पैन दैट मींस एज सच बहुत लास्ट में डिस्टल एंड पे, दैट इज द पैन असाइनर पैनलोबुलर। सेंट्रीलोबुलर और सेंट्री असाइनर का मतलब होता है, ये दूसरा टाइप में बता रहा हूं, ये था पैनलोबुलर। सेंट्रीलोबुलर, यहां पर जो एबनॉर्मल डिस्टेंशन आपको देखने को मिलता है वो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर यहां मैं बता रहा हूं, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के बाद के स्ट्रक्चर में डिस्टेंशन, लेकिन कहां पर वो देखने को मिलेगा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स में। ये जो स्ट्रक्चर्स है एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक, एल्वियोलाई, ये नॉर्मल रहती है, लेकिन ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स ये एक्सट्रीमली डायलेटेड हो जाता है। कैसे, ये ब्रोंकियोल्स तरीके से हो जाएगी। आगे की स्ट्रक्चर एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक, इसके अंदर एल्वियोलाई, आप देख रहे हैं कि ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। ये टर्मिनल ब्रोंकियोल्स है, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स है, ये एल्वियोलर डक्ट है,
एल्वियोलर सैक है और अंदर के बीच एल्वियोलाई। आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर तो नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, लेकिन दोनों के बीच में ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स जो मिल रही थी ये एक्सट्रीमली डायलेट हो गई, इनलार्ज हो गई। आप देख रहे हैं ये सेंटर में है, हम बोलेंगे इट इज एन सेंट्री लोब्यूल। लोब्यूल्स होते हैं स्मॉल स्ट्रक्चर जहां पर एक तरीके से टर्मिनल ब्रोंकियल सप्लाई देती है। टर्मिनल ब्रोंकियल सप्लाई आ रही है, लोब्यूल्स हम बोलेंगे इसको, तो एक तरीके से लोब्यूल्स के सेंटर में। तो आप देख रहे हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल सेंटर में आ रहा है, यहाँ पर, यहाँ नॉर्मल स्ट्रक्चर, यहाँ नॉर्मल स्ट्रक्चर, बीच में अगर एबनॉर्मल डिस्टिंक्शन है हम बोलेंगे इट इज एन सेंट्री लोब्यूलर या सेंट्री एसाइनर एम्फाइसीमा। दोनों में से कॉमनली आपको जो देखने को मिलेगा वो सेंट्री लोब्यूलर एम्फाइसीमा होता है। अगर आप पेशेंट देखेंगे क्लिनिकली तो ज़्यादातर जो केसेस मिलते हैं वो सेंट्री लोब्यूलर एम्फाइसीमा के देखने को मिलते हैं, और इस तरह का जो एम्फाइसीमा है वो आपको लंग्स के अपर लोब्स में देखने को मिलेगा। प्रोबेबली आप एक्सरे करेंगे तो अपर लोब जो भी है, राइट लंग के या लेफ्ट लंग के, जो अपर लोब्स हैं वहाँ पर इस तरह का एम्फाइसीमा होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और इस तरह का एम्फाइसीमा इसकी तुलना में लीस्ट कॉमन है, और ये ज़्यादातर आप देखेंगे तो लोअर लोब्स में देखने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा होती है। क्लियर? तो ये है दो क्लिनिकल मेन टाइप ऑफ द एम्फाइसीमा, दैट इज पैन लोब्यूलर पैन एसाइनर या सेंट्री लोब्यूलर सेंट्री एसाइनर। पैन लोब्यूलर का मतलब जो डिस्टेंशन हो रहा है वो हो रहा है एल्वियोलर डक्ट और उसके आगे के स्ट्रक्चर में, और सेंट्री लोब्यूलर का मतलब जो एब्नॉर्मल डिस्टेंशन हो रहा है वो हो रहा है इन द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। तो ये टाइप 1 का डायग्राम हमने यहाँ देखा है, और ये जो टाइप 2 है दैट इज सेंट्री लोब्यूलर, इसका डायग्राम ये वाला। क्लियर? ऐसे मरीज जिनको एम्फाइसीमा होता है इनको हम पिंक पफर्स के नाम से भी जानते हैं। पिंक पफर्स, ब्लू ब्लॉटर्स, पिंक पफर्स, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ब्लू ब्लॉटर उन मरीजों को बोलेंगे जिनको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हुआ है। ऐसे ही उन लोगों को जिनको एम्फाइसीमा होता है हम कई बार पिंक पफर्स के नाम से भी जानते हैं। वहां जैसे ब्लू ब्लॉटर था तो ब्लू कलर का नाम था, नीला, वैसे यहाँ पिंक। तो यहाँ बॉडी का कलर ऐसे नीला नहीं होता है, यहाँ बॉडी का कलर ऐसे आप देखोगे तो यूजुअली जो नॉर्मल कलर है पिंक या रेड कलर ही रहता है। और पफर बेसिकली उन लोगों को कहते हैं जो पफ्स करते हैं। पफर दैट मीन्स हु पफ्स, और पफ्स का मतलब होता है कि जो पेशेंट बहुत रैपिड ब्रीदिंग करते हैं, तेज जो सांस लेते हैं, एक तरीके से उन लोगों को कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली बॉडी कंपनसेट करने के लिए हाइपर वेंटिलेशन करती है, और हाइपर वेंटिलेशन की वजह से ही सैचुरेशन ऑक्सीजन का एज सच नॉर्मल आपको देखने को मिलता है। और चूंकि कंपनसेशन कर रही है तो जब तक हाइपर वेंटिलेशन नहीं होगा कंपनसेशन होगा नहीं और सैचुरेशन नॉर्मल मेंटेन रहेगा नहीं, इसलिए इन लोगों को जिनको एम्फाइसीमा होता है हम बोलते हैं पिंक पफर्स। क्लियर? तो ब्लू ब्लॉटर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में आता है और पिंक पफर आता है इनटू द एम्फाइसीमा। क्या पैथोफिजियोलॉजी है एम्फाइसीमा की वो देख लेते हैं। जैसा कि हमने अभी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के केस में देखा था कि इंटर करते हैं इरिटेंट, बहुत ज़्यादा गॉबलेट सेल्स, बहुत ज़्यादा सब म्यूकोजल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है संख्या में, बहुत ज़्यादा म्यूकोस प्रोड्यूस करते हैं और म्यूकोस क्लियर नहीं हो पाता जिसकी वजह से एयर ऑब्स्ट्रक्ट होता है। यहाँ ऐसा क्या होता है कि ये जो एयर स्पेस है ये एक्सट्रीमली डिस्टेंड हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है। तो बेसिकली हमने पढ़ा है कि लंग्स की बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है, लंग्स में इलास्टिक टिश्यू बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए तो लंग्स जब इनहेल दैट मीन्स हवा जब अंदर जाती है तो फूल जाते हैं, हवा जब बाहर आती है तो सिकुड़ जाते हैं। बहुत सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी एंड इलास्टिक लंग्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा इलास्टिक टिश्यू होते हैं। एक्चुअली यहाँ पर एम्फाइसीमा में वही इलास्टिक टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। वो सारे टिश्यू जो लंग्स की शेप को मेंटेन रखते हैं, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स की शेप को मेंटेन रखते हैं, अगर वो डैमेज हो जाएंगे तो वो नॉर्मल शेप को मेंटेन नहीं रख पाएंगे और वो शेप एबनॉर्मली डिस्टॉर्ट हो जाएगी और डिस्टॉर्शन होगा इन द फॉर्म ऑफ इनलार्जमेंट। देखो ऐसा कैसे होता है, जब भी इरिटेंट इंटर करेंगे बॉडी में, मैंने बोला तंबाकू गया, मैंने बोला कि ऑक्यूपेशनल डस्ट बार बार जा रही है, मैं बोलूं कि हम ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एयर है, तो जब भी ये इरिटेंट इंटर करेंगे हमारे एयरवे में, वो सारे काम प्रोटेक्टिव गॉबलेट सेल बढ़ना वो सब तो होंगे ही। एम्फाइसीमा में क्या होता है, व्हेनेवर दोज इरिटेंट दैट आर अदर देन एयर इंटर इन आवर एयरवे, इन इरिटेंट्स को रोकने के लिए, केमिकली इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, एज सच इनको फैगोसाइटोसिस इनका करने के लिए
न्यूट्रोफिल्स और जो एज सच मैक्रोफेजेस होती हैं, ये न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो जाती हैं और ये इनको ये जो इरिटेंट इनको एज सच फैगोसाइटोसिस भी करती है, न्यूट्रलाइज भी करती है। लेकिन क्या होता है कि जब कंटिन्यूसली ये इरिटेंट हमारे एयरवे में जा रहे हैं एक तरफ से, तो सबका थ्रेशोल्ड होता है, सबके काम करने की अपनी एक लिमिट होती है। तो इवन जब बहुत ज़्यादा इरिटेंट जाएंगे तब बॉडी एज सच कंपनसेट कर नहीं पाती हैं और यही न्यूट्रोफिल्स जो इनको कंपनसेट करने का काम करती है। एज एन बाई प्रोडक्ट वहाँ पर इलास्टेज और प्रोटीएज बनाना स्टार्ट कर देती हैं। दैट मीन्स न्यूट्रोफिल इज हियर टू न्यूट्रलाइज और टू रिमूव दैट पर्टिकुलर एजेंट बाय द फैगोसाइटोसिस। और यही न्यूट्रोफिल जब ये इन इरिटेंट्स को रोकने का काम कर रही हैं, तब एज ए न्यूट्रोफिल्स पर्टिकुलर वहाँ पे जो टिश्यू है वहाँ से इलास्टेज और प्रोटीएज रिलीज कराती हैं। ये प्रोटीएज और इलास्टेज बेसिकली क्या करते हैं, ये डैमेज करते हैं हमारे लंग्स के इलास्टिक टिश्यू को। इलास्टेज क्या करता है, इलास्टेज और प्रोटीएज दोनों का एक ही तरीके का काम होता है कि लंग्स के जो नॉर्मल इलास्टिक टिश्यू होते हैं ये उनको नुकसान पहुंचाता है, ये उनको डैमेज करता है। और आप देख रहे हैं कि अगर इलास्टिक टिश्यू डैमेज हो गए जो कि नॉर्मली शेप को मेंटेन रखते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे परमानेंट डिस्टेंशन होने लगता है या इनलार्जमेंट होने लगता है एयर स्पेस का। क्लियर, डिस्टेंडेड वो एरिया हो जाएगा क्योंकि शेप को मेंटेन करने वाले इलास्टिक टिश्यू यहाँ डैमेज हो गए और वही एरिया पे हम बोलेंगे बेसिकली क्या हो गया है, इनलार्ज हो गया। तो आप बोलोगे ये तो बहुत अच्छी बात है कि एरिया पहले ऐसे था अब ये इनलार्ज हो गया, ऐसे हो गया, तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का ये तो रास्ता खुल गया। नहीं, अगर एरिया बढ़ गया आप देखो कि ज़्यादा हवा वहाँ रहेगी और हवा अगर एक्यूमुलेट रही, एक हवा वहाँ पे रही, तो वो फ्रेश एयर की एंट्री को प्रिवेंट करेगी, एज सच गैसियस एक्सचेंज को इंटरफेयर करती है। अगर पहले से आप देखेंगे कि डेड स्पेस में है या मैं बोलूँ कि रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, तो चूंकि फ्रेश एयर इंटर कर रही है, अब इंटर पहले से हवा वहाँ पर है, तो वो हवा जो पहले से एग्जिस्ट है उस इनलार्ज एरिया में, वो फ्रेश एयर की एंट्री को रोकेगी। रोकना दैट मीन्स हम बोल रहे हैं कि बेसिकली पेशेंट को क्या हो गया है, ऑब्स्ट्रक्शन। फ्रेश वेंटिलेशन करने में वो एक तरीके से बाधा पहुंचाएगी और यही हम बोल रहे हैं कि बेसिकली क्या हो गया है, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज। क्लियर। तो वेन एवर एनी irritant other than air enter into our body, neutrophils, alveolar macrophages make them neutralize by the phagocytosis. At end result of that neutrophil action over irritant, elastase and protease releases. That particular enzymes damages our elastic tissue of the lungs. Whenever the elastic tissue of the lungs damaged, the area that is the shape of particular area that is maintained by this tissue will not be maintained, and that result the area will be enlarged or distended. That is enlargement abnormally in the air space beyond the terminal bronchioles हम बोल रहे हैं it is and basically the emphysema. Clear. That is simply the pathophysiology of the emphysema. तो मेरे ख्याल से आपको दोनों टर्म क्लियर हो गई होगी कि सीओपीडी में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या है एज वेल एज एम्फाइसीमा क्या है, दोनों का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है और किस तरीके से ये बॉडी में हो रहे हैं, दोनों की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्फाइसीमा पर्टिकुलरली बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। आगे की कहानी लगभग सेम है दोनों में, तभी दोनों को एक ही ग्रुप में हमने रखा है सीओपीडी के अंदर। तो आगे का डिस्कशन हम एक साथ कर रहे हैं। आफ्टर दैट पर्टिकुलर डेफिनेशन अब हम बात कर रहे हैं इटियोलॉजी की। चूंकि इस बीमारी में सीओपीडी में एग्जैक्ट इटियोलॉजी अननोन है। ऐसा क्या कारण है कि सीओपीडी हो, तो मैं बोलूं कि ये अभी तक अननोन है, एग्जैक्ट कॉज हमको पता नहीं है। हाँ, लेकिन इस बीमारी से जुड़े हुए एसोसिएटेड कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। रिस्क फैक्टर किसको कहते हैं, ऐसे फैक्टर जो पेशेंट को और ज़्यादा प्रॉन बनाते हैं टू गेट दैट पर्टिकुलर डिजीजेस। जब भी उन फैक्टर्स के एक्सपोजर में पेशेंट आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज अकरेंस विल बी द हाई। तो यहाँ पर एग्जैक्ट कॉज अननोन है,
कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं और रिस्क फैक्टर बहुत डोमिनेंट है, प्रॉबेबली ये सीओपीडी को करने में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। सबसे मेन जो रिस्क फैक्टर है दैट इज द टोबैको स्मोकिंग। टोबैको स्मोकिंग, तंबाकू से बने हुए पदार्थों का सेवन करना इज द मेन लीडिंग रिस्क फैक्टर। आप देखेंगे जितने भी पेशेंट आते हैं सीओपीडी के, अगर आप उनकी हिस्ट्री लेंगे 80 to 90% प्रोबेबिलिटी सीओपीडी के मरीजों में आपको देखने को मिलेगा दे आर द टोबैको स्मोकर। तो दैट मीन्स इट इज एन लीडिंग रिस्क फैक्टर। 80 to 90% कन्फर्म्ड केसेस ऑफ सीओपीडी में आपको ये रिस्क फैक्टर देखने को मिलेगा, और ये है टोबैको स्मोकिंग। तंबाकू को स्मोक करना है, तंबाकू का धुआं जब एयरवे में जाएगा, तो अभी हमने बोला कि एयरवे सिर्फ एयर के लिए बना हुआ है, अगर एयर के साथ नॉर्मल कंपोजिशन के साथ आप एबनॉर्मल चीज़ें भेजेंगे तो दैट पर्टिकुलर एयरवे इरिटेटेड बाय दीज थिंग्स, और इरिटेशन के बाद ये सारी कहानी आगे की होनी है। इसके अलावा एयर पॉल्यूशन, मैं कंटिन्यूसली ऐसे एरिया में रह रहा हूं जहां की हवा बहुत ज़्यादा अशुद्ध है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। तो एज सच अगर हम पॉल्यूटेड एयर वाले इन्वायरमेंट में रहेंगे तो वही पॉल्यूटेड एयर बार बार हम इनहेल करेंगे, और एज सच एयर के साथ वो सारे पॉल्यूटेंट जाएंगे और वो भी हमारे एयरवे को इरिटेट करेंगे और हमको और ज़्यादा प्रॉन बनाएंगे सीओपीडी के लिए। क्लियर? तो पॉल्यूटेड एयर, तो आजकल हम देख रहे हैं मेट्रो सिटीज़ के अंदर सीओपीडी के पेशेंट बहुत आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया है इन टर्म्स ऑफ एयर, वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर एज सच अदर देन एयर बहुत सारी चीज़ें उसमें मिली हुई हैं और वो सब इरिटेट करती हैं हमारे एयरवे को। क्लियर? अगर हम ऐसे ऑक्यूपेशन में रह रहे हैं, हमने ऐसा ऑक्यूपेशन चूज कर रखा है जहां पर ऑक्यूपेशनल डस्ट जनरेट होती हो, कुछ ऑक्यूपेशंस, कुछ काम ऐसे होते हैं जहां पर डस्ट बहुत ज़्यादा जनरेट होती हो। मैं बोलूँ कॉटन इंडस्ट्री, तो आप देखोगे कॉटन के फाइबर्स होते हैं डस्ट के रूप में, बहुत माइक्रो फाइबर्स, वो आप इनहेल करते हो। मैं बोलूँ एस्बेस्टोस की फैक्ट्री में आप काम कर रहे हो, मैं बोलूँ शुगर कैन की फैक्ट्री में आप काम कर रहे हो, तो ये आप न्यूमोकोनियोसिस एक वर्ड है, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स के अंदर आप पढ़ोगे ऐसा, ये सब लंग्स की डिजीज होती हैं इन टर्म्स ऑफ डस्ट, न्यूमोकोनियोसिस। तो ऐसे ऑक्यूपेशन को आपने चूज कर रखा है जहाँ पे डस्ट बार बार बनती है ना। क्लियर? बहुत सारे एग्जाम्पल भी आते हैं क्वेश्चन में, अगर शुगर कैन में काम कर रहे हो तो क्या बोलेंगे, तो बागासोसिस। एसएच कॉटन इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो तो कौन सा न्यूमोकोनियोसिस होता है, तो बिसिनोसिस। क्लियर? एस्बेस्टोस में एस्बेस्टोसिस। ऐसे बहुत सारी ऑक्यूपेशनल डस्ट होती हैं, सीएचएन में आप पढ़ोगे। तो ये डस्ट भी न्यूमोकोनियोसिस तो करती है, लेकिन एज सच पेशेंट में सीओपीडी भी करती है। ऑक्यूपेशनल डस्ट के साथ आप बार बार ऐसे केमिकल्स के एक्सपोजर में आ रहे हो जो कि वॉलेटाइल फॉर्म में है और वो एज सच वेपर के रूप में आपके एयरवे में जा रहा है। तो फ्रिक्वेंटली कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज भी होती हैं जो इन्वायरमेंट में इवेपरेट करती हैं केमिकल्स को। तो अगर आप ऐसी ऑक्यूपेशन में हो जहाँ पे इस तरह के केमिकल्स के कॉन्टेक्ट में आप फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं, तब भी एज सच पेशेंट में सीओपीडी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। डेफिशिएंसी of alpha 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहां लिखी है, सिंपली हमारे ब्लड में अगर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम की कमी हो जाए तब भी हमारे लंग्स के टिश्यूज डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। दैट मीन्स इम्फाइसीमा होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बहुत हाई होती है। देखो ये क्या करता है, बेसिकली ये एंजाइम है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, लीवर बनाता है, और ये एंजाइम क्या करता है, न्यूट्रोफिल्स के रिएक्शन के द्वारा जो इलास्टेज और प्रोटीएज बनते हैं, इलास्टेज एंड प्रोटीएज, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ये कहाँ बन रहे थे, पैथोफिजियोलॉजी में। जब भी इंटर कर रहा था कोई भी इरिटेंट एयरवे में तो न्यूट्रोफिल्स एक्ट कर रही थी और उसके एंड रिजल्ट परिणाम स्वरूप ये दोनों बन रहे थे। ये दोनों इलास्टिक टिश्यू को डैमेज करते हैं, इलास्टिक टिश्यू जो लंग्स के हैं उनको डैमेज करते हैं। तो बेसिकली ये जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है
अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये इन इलास्टेज और प्रोटीज को न्यूट्रलाइज करते हैं, एक तरीके से इनको इनहिबिट करते हैं। और जब ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तो इनके द्वारा जो आगे का डैमेज होना है वो रुक जाता है, और डैमेज नहीं होगा तो एज सच वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन चूंकि एयरवे में ये सारी चीज़ें कंटिन्यूसली जा रही हैं, न्यूट्रोफिल्स को अपना काम लगातार करना पड़ रहा है, तब एज ए एंड रिजल्ट ये चीज़ें बन रही हैं, ये इलास्टिक टिश्यू को डैमेज कर रही है। तब हमारी बॉडी में ये एक एंजाइम होता है जो हमें इन चीज़ों से बचाता है। दैट मीन्स ये प्रोटीज और इलास्टेज न्यूट्रलाइज होते हैं बाय दीज एंजाइम। अगर मैं बोलूं कि ये मेरे ब्लड में है ही नहीं तो इसकी वजह से ये न्यूट्रलाइज नहीं होने हैं, और अगर ये न्यूट्रलाइज नहीं होने हैं तो आपने देख लिया यहाँ पर कि लंग्स टिश्यू बार बार डैमेज होंगे, और डैमेज अगर होंगे तो वही हम बोल रहे हैं बेसिकली क्या है, एक काइंड ऑफ COPD। क्लियर? तो ये जेनेटिक एबनॉर्मलिटी के रूप में होता है, डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। 1 से 5% पॉपुलेशन जो COPD की होती है, एम्फाइसेमा की पर्टिकुलरली, उसमें ये भी आपको हिस्ट्री के रूप में देखने को मिलता है कि उन लोगों में जो ब्लड में है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम की कमी आपको देखने को मिलेगी। क्लियर? तो ये है रिस्क फैक्टर, ये इटियोलॉजी नहीं है, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो पेशेंट में COPD होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको बढ़ा देते हैं। सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट रिस्क फैक्टर आपको देखने को मिलता है टोबैको स्मोकिंग के रूप में है, पॉल्यूटेड एयर के एक्सपोजर में है, ऑक्यूपेशनल डस्ट या केमिकल्स के एक्सपोजर में आप रहेंगे, ये भी रिस्क फैक्टर है। और लोगों में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम की अगर कमी है तब भी दे आर एट रिस्क टू डेवलप द COPD। COPD के पेशेंट जो आपको देखने को मिलते हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। क्लिनिकली आपको पेशेंट में क्या क्या दिखेगा? मैनिफेस्टेशन दैट मीन साइन एंड सिम्टम दैट इज सीन इन ए पेशेंट, इन्हीं को हम साइन एंड सिम्टम्स के नाम से भी जानते हैं बेसिकली। क्लियर? वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पेशेंट में आपको इनिशियली जो बेसिक सिम्टम देखने को मिलेगा वो होगा कफिंग। पेशेंट बार बार खांसेगा, बार बार उसको सीवियर कफिंग होगी, और ये कफिंग क्रोनिक इन नेचर, दैट मीन्स लंबे समय से ये प्रॉब्लम, ये सिम्टम परसिस्ट होगा पेशेंट के अंदर। तो ये बेसिक इनिशियली सिम्टम है कफिंग का। अब कफिंग क्यों हो रहा है? हमने देखा पैथोफिजियोलॉजी के अंदर कि एयरवे भर रहा है म्यूकस के द्वारा। अब म्यूकस ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है तो बॉडी चाहती है, कफ रिफ्लेक्स आपने पढ़ा है ट्रेकिया के अंदर, बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, तो बॉडी बार बार इंटेंस कफिंग करके चाहती है कि हमारा एयरवे क्लियर हो। तो चूंकि ये बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, लेकिन ये बार बार हो रहा है तो बॉडी की जो डे टू डे एक्टिविटी होती है, जो दूसरे कामकाज होते हैं, ये उसको अफेक्ट करता है। तो दैट मीन्स कफिंग नो डाउटली प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, लेकिन यहाँ इतना कंटिन्यूस कफिंग हो रहा है कि ये हमारी बॉडी की जो नॉर्मल एक्टिविटी है, डे टू डे ADL एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, वो अफेक्ट कर रही है। हम बोलेंगे ये बहुत एक प्रोमिनेंट सिम्टम है, दैट इज द क्रोनिक कफ। इरिटेंट कोई भी जाएगा तो उसको भी बाहर निकालना है, वहां पर भी कफिंग होनी है। स्पुटम प्रोड्यूस हो गया है, जम गया है तो उसको बाहर निकालना है। तो कफिंग बॉडी का एक एसेंशियल मैकेनिज्म है, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली पेशेंट में होगा। हम बोलेंगे इट इज एन प्रोमिनेंट इनिशियल सिम्टम, दैट इज द क्रोनिक कफ। और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की तो डेफिनेशन में आ रहा है कि लगातार 3 महीने तक पेशेंट को कफिंग होगी। स्पुटम प्रोडक्शन, पेशेंट में आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा म्यूकस चूंकि प्रोड्यूस हो रहा है एयरवे में, जो इरिटेंट उनको एंट्री को रोकने के लिए, तो यही स्पुटम आप एज एन सिम्टम देखेंगे कि पेशेंट में बार बार बहुत ज़्यादा स्पुटम आ रहा है। फ्रिक्वेंटली पेशेंट विल स्पिट द स्पुटम और विल सेलो द स्पुटम। तो स्पुटम प्रोडक्शन सेकेंड आपको बेसिक सिम्टम देखने को मिलेगा इन केस ऑफ COPD। डिस्निया टर्म हमको पता ही है, डिस्निया दैट मीन्स एबनॉर्मल, डिफिकल्ट, पेनफुल, लेबर्ड ब्रीदिंग। नॉर्मल हम सब एफर्टलेस ब्रीदिंग करते रहते हैं, किसी तरह की कोई परेशानी हमको नहीं होती है, कोई पेन नहीं। लेकिन पेशेंट जिनका एयरवे बंद है, तब आपको पता ही है कि जब रास्ता बंद है तो बॉडी इज हंगर टू टेक ब्रीथ इन, और जब बॉडी में हंगर होगी, बॉडी चाहेगी कि हवा अंदर लें, तब चूंकि रास्ता अंदर से ऑब्स्ट्रक्टेड है तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। कोई भी चीज़ अगर रास्ता नैरोवर है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वो रुकावट पर पैदा करेगा, और ऐसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है हर एक काम, कोई भी चीज़ में। तो चूंकि एयरवे यहाँ बंद है तो नॉर्मल एयर को अंदर ले जाने में पेशेंट को बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, और वही एफर्टफुल ब्रीदिंग
पेशेंट जब एफर्ट लगाएगा तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी भी रहेगी उसको ब्रीद इन करने की, और वही सब चीज़ें हम इसको बोल रहे हैं डिस्निया। डिस्निया को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी बोलते हैं नॉर्मली, तो दोनों एक ही बात है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। लेटर ऑन हमने बोला कि सीओपीडी एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, अगर अफेक्टिव मैनेजमेंट आप नहीं करोगे तो प्रोग्रेशन बहुत रैपिड होता है और बहुत सीवियर इसके सिम्टम्स जो हैं वो आपको बाद में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही प्रोग्रेसिव कंडीशन में फिर पेशेंट को एक्सर्शनल डिस्निया हो जाता है। एक्सर्शनल का मतलब होता है कि थोड़ी बहुत भी एक्टिविटी करेगा, एक्सरसाइज करेगा, थोड़ी बहुत भी मूवमेंट करेगा, नॉर्मल डेली रूटीन के काम करेगा, तब पेशेंट को डिस्निया स्टार्ट हो जाएगा, तुरंत उसको बैठना पड़ेगा, उसको वेंटिलेट करना पड़ेगा, तब जाके वो सेटल डाउन होगा। तो लेटर ऑन डिस्निया बिकम सीवियर, हम बोलेंगे कि इनएक्टिविटी की वजह से, दैट मीन्स फ्रीक्वेंट एक्टिविटी पेशेंट करेगा तो उसको डिस्निया होगा, तो एक्सर्शनल डिस्निया इसको बोलते हैं। क्लियर? पेशेंट में आप देखोगे कि उसकी बॉडी का वेट क्या होगा, कम होता जाएगा। बेसिकली सीओपीडी मसल वेस्टिंग भी करता है। इसके अलावा जब भी पेशेंट खाना खाने लगता है तो आप देख रहे हैं कि क्रोनिक कफ यहाँ पर है, तो एज सच कफिंग स्टार्ट हो जाता है, खाना वो वहीं छोड़ देता है। तो अगर खाना बॉडी में जाएगा नहीं एज सच तो कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरी होनी नहीं है, और बॉडी फिर अपनी जो बेसिक कंपोनेंट है न्यूट्रिएंट, वही प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट जो भी स्टोर्ड है उसी को यूटिलाइज करने लगता है, और आप देखेंगे कि पेशेंट का जो ओवरऑल वजन है वो कम होने लगेगा। आप देखेंगे ब्लड में पेशेंट के ऑक्सीजन की कमी मिलेगी, और ब्लड में ऑक्सीजन की कमी कहलाती है हाइपोक्सेमिया। ऐसे ही अगर CO2 की मात्रा आप देखेंगे तो CO2 ज़्यादा मिलेगी और उसको कहते हैं हाइपरकैप्निया। दैट मीन्स हाइपोक्सिया, लेक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू, एज वेल एज हाइपरकैप्निया, दैट मीन्स इंक्रीज CO2 इनटू द ब्लड। कुछ सिम्टम आपको मेनली या करेक्टरिस्टिकली सिर्फ एम्फाइसीमा में देखने को मिलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। नंबर 1, बैरल चेस्ट। कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये बैरल चेस्ट प्रॉबेबली किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है, बैरल चेस्ट में क्या होता है, बहुत सारी चीजें आती हैं इससे रिलेटेड। नॉर्मली चेस्ट जो होता है वो इस तरीके से होता है, इस तरीके से मतलब कि ये जो एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर है, ये एंटीरियर पोर्शन है, ये पोस्टीरियर, ये पूरा एक डायमीटर चेस्ट का, ये ट्रांसवर्स डायमीटर की तुलना में हाफ होता है, आधा होता है। इसका उल्टा भी मैं बोल सकता हूं कि ये जो ट्रांसवर्स डायमीटर होता है, ये ट्रांसवर्स डायमीटर है, ये एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की तुलना में डबल होता है, ट्वाइस होता है। तो इस तरीके से आपको शेप नॉर्मली हमारे चेस्ट की देखने को मिलती है अगर आप इस तरीके से ट्रांसवर्स सेक्शन कट करें। लेकिन एम्फाइसीमा के मरीज में आपको जो चेस्ट देखने को मिलेगा वो इस तरीके से देखने को मिलता है। आप देख रहे हैं कि एंटेरो पोस्टीरियर और ये जो ट्रांसवर्स डायमीटर है वो लगभग समान है, इक्वल है, एक तरीके से राउंडेड इन सर्किल फॉर्म। अगर आपको चेस्ट देखने को मिले, हम बोलेंगे ये क्या है, बैरल चेस्ट। आपको चेस्ट बहुत ज़्यादा फुला हुआ मिलेगा। क्लियर? तो फुला क्यों है? क्योंकि बेसिकली एम्फाइसीमा है, और एम्फाइसीमा की वजह से टिश्यू बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो गए, डिस्टेंडेड हो गए, और इनलार्ज डिस्टेंडेड जो स्ट्रक्चर्स होगी वो फुली हुई मिलेगी, और फूलने की वजह से, हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से चेस्ट जो नॉर्मल ये ऐसा होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके की शेप में, जिसमें आप देखोगे कि एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर बिकम्स इक्वल टू द ट्रांसवर्स डायमीटर, और ये कहलाता है चेस्ट, बैरल चेस्ट। और ये कई बार एग्जाम में आ चुका। बैरल चेस्ट क्या होता है? बोलना है एक ऐसा चेस्ट जिसमें एंटेरो पोस्टीरियर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर समान हो जाते हैं। बोले कौन सी डिजीज में आपको देखने को मिलेगा? बोलना है एम्फाइसीमा में देखने को मिलेगा। पूछे ऐसा चेस्ट क्यों हो जाता है? बोलना है ड्यू टू द हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ द लंग्स टिश्यू। लंग्स के टिश्यू जब हाइपर इन्फ्लेटेड हो जाएंगे, फूल जाएंगे, तो चेस्ट शेप नॉर्मली नहीं रह के एबनॉर्मल हो जाएगा, और दैट इज द बैरल चेस्ट। पेशेंट में जब एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो पेशेंट ब्रीथ करने के लिए मेन मसल्स के साथ साथ एक्सेसरी मसल्स को भी काम में लेता है।
द यूज ऑफ accessory मसल फॉर ब्रीथिंग। हम सब ने पढ़ा है रेस्पिरेटरी मसल्स के बारे में। रेस्पिरेटरी मसल्स दो तरह की होती हैं, मेन मसल फॉर द इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन ऑल्सो, एंड accessory muscle टू असिस्ट द इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन इन द फोर्सफुल ब्रीदिंग। तो आप देख रहे हैं कि एयर वे ऑब्स्ट्रक्टेड है, तो पेशेंट को नो डाउटली बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा ब्रीथ इन करने के लिए, और बहुत ज़्यादा जोर नॉर्मल मेन मसल से तो मिलेगा नहीं फॉर द इंस्पिरेशन। तब इन मेन मसल्स के साथ साथ पेशेंट असेसरी मसल जो ब्रीदिंग की होती है उनको भी काम में लेता है ब्रीथ इन करने के लिए, और असेसरी मसल काम में लेगा तो आप देखोगे असेसरी मसल इंस्पिरेशन की कौन सी है, स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड होता है, एज वेल एज स्केलिन होता है, एंटीरियर सैरेटी होता है, पेक्टोरल्स होता है, ट्रेपीजियस होता है। तो ये जो सारी मसल्स होती हैं ये हेल्प करेगी मेन मसल को, और तब जब हेल्प करेगी तो आप देखोगे कि यहाँ पे नेक और आगे का ये थोड़ा सा चेस्ट का ऊपर का पार्ट, पीछे इसका पुला, ये बहुत ज़्यादा खिंचा हुआ रहता है। क्लियर? तो आपने देखा होगा जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो पेशेंट की सारी मसल्स यहाँ पे खिंच जाती हैं। खिंचती इसी वजह से है क्योंकि नॉर्मल मेन मसल से उसकी ब्रीदिंग डिमांड पूरी नहीं हो रही है, वो इसके साथ असेसरी मसल्स को भी काम में ले रहा है। तो ये भी आपको एम्फाइसीमा में मेनली देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्रैकल साउंड, आप ऑस्कल्टेट कर पाएंगे इन अ पेशेंट ऑफ एम्फाइसीमा। क्रैकल साउंड को हम रैटलिंग या बबलिंग साउंड भी कहते हैं। जब भी एयरवे में बहुत ज़्यादा फ्लूइड भर जाता है, क्लियर, तो आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन एज सच, म्यूकस एज सच फ्लूडी होता है, तो आप अगर ऑस्कल्टेट करेंगे पर्टिकुलर लंग सेगमेंट्स के अंदर तो आपको बुलबुले बबल्स वाली साउंड आएगी, उसको हम बोलते हैं क्रैकल साउंड। इसके अलावा विजिंग साउंड, विज साउंड भी कहते हैं इसको, विस्लिंग साउंड भी कहते हैं। ये म्यूजिकल विसक लाइक साउंड होती है, वैसे ही जैसे कि सीटी बजती है कुकर की, तो ये कहलाती है विस्लिंग साउंड। वैसे ये मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है अस्थमा का। अस्थमा के पेशेंट में जब भी पेशेंट एक्सपिरेट करता है तो बहुत सीवियर विजिंग साउंड है ना, तेज विसल लाइक साउंड आता है, लेकिन यहाँ पर भी आपको ऐसा एम्फाइसीमा में भी विजिंग साउंड सुनने को मिलता है। तो विजिंग साउंड एक तरीके से विस्लिंग साउंड होता है, हम बोलेंगे इट इज़ एन वीज। ये भी दो तरह का होता है एक्चुअली, पिच के अकॉर्डिंगली। क्रैकल भी दो तरह का होता है कि हाई पिच आ रहा है या लो पिच, तो हाई पिच वाले को हम बोलते हैं फाइन रेल, है ना, रेल, इसी को क्रेपिटेशन बोलते हैं, इसका पिच हाई होता है। एक कोर्स रेल और होता है जिसका पिच कम होता है, वो आपको एज सच दूसरी डिजीज में देखने को मिलेगा। क्लियर? वो एक पल्मोनरी एडेमा होता है उसमें देखने को मिलता है। यहाँ पर एज सच इन द न्यूमोनिया या एम्फाइसीमा आपको हाई पिच क्रैकल सुनाई देता है, तो इनको बोलते हैं क्रेपिटेशन या फाइन रेल। ऐसे ही ये वीज भी दो तरह का होता है, एक हाई पिच एक लो पिच। तो एक को हम बोलते हैं सिबिलेंट रोंकाई, एक को हम बोलते हैं सोनोरस रोंकाई। तो सिबिलेंट हाई पिच वाला होता है, तो यहाँ पर जो पिच होती है, तीक्ष्णता जो होती है आवाज़ की, वो हाई होती है। तो इस तरीके से हाई पिच विजिंग साउंड को हम बोलते हैं सिबिलेंट रोंकाई। क्लियर? तो जितने भी साउंड्स हैं एबनॉर्मल साउंड ब्रीदिंग की, वो हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। बहुत सारी साउंड्स होती हैं, क्रैकल, फिर दो तरह का फाइन रेल, कोर्स रेल। विजिंग में भी दो तरह का होता है, हाई पिच सोनोरस रोंकाई, सिबिलेंट रोंकाई, है ना। विजिंग को रोंकाई भी साउंड भी कहते हैं। ऐसे ही स्टाइटर होता है, एक स्टटर साउंड होता है। तो अलग अलग साउंड है, ये हम डिटेल में बात करेंगे। अभी सिर्फ याद रखना है, ये बबल लाइक साउंड आती हैं तो वो क्रैकल साउंड कहलाती हैं। ये हमको सच बॉडी में एम्फाइसीमा पर्टिकुलर देखने को मिलता है। और साथ में विजिंग साउंड, म्यूजिकल विस्लिंग साउंड भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर? तो ये सारे के सारे मेन सिम्टम्स हैं, आपको ये याद रखना है। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। बाकी जनरलाइज सिम्टम है एज सच रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी डिजीजेस। क्लियर? साइन सिम्टम पता चल गए हमको। अब हम कंफर्म कर लेते हैं कि आइदर पेशेंट को सीओपीडी है या नहीं है। कंफर्म करना दैट मीन्स हम बोल रहे हैं हम डायग्नोसिस करेंगे, और डायग्नोसिस करने के लिए आपको बहुत सारे अलग अलग डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, डायग्नोसिस का शॉर्ट एब्रीवेशन है स्टैंडर्ड एब्रीवेशन DX। दैट मीन्स हाउ टू कंफर्म दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम COPD आइदर ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा। तो डायग्नोसिस नो डाउटली बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है MSN के अंदर, क्योंकि बीमारियां
तो लगभग साइन सिम्टम सेम सा रखती है, मैनेजमेंट सेम सा रखती है। लेकिन अगर डायग्नोसिस क्राइटेरिया सही से नहीं आता है तो हम सही तरीके से डायग्नोस नहीं कर पाते डिजीज़ कौन सी है। और जब अगर डिजीज़ डायग्नोस नहीं होगी तो अफेक्टिव मैनेजमेंट की तो बात होना ही एक तरीके से गलत है। डायग्नोस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा सिम्टम आपको सेम से मिलेंगे। क्लियर डिजीज़ कौन सा है इसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है। और पता लगाने के लिए हर एक सिस्टम वाइज अपने एक डेफिनेट डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है, उनको हमको यूज़ लेना होता है। क्लियर। तो मैं यहाँ पर आपको डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट बता रहा हूँ। पहले मैं जनरल उस टेस्ट की विशेषता बताऊंगा, क्योंकि ये टेस्ट न सिर्फ यहाँ काम आएंगे, बाकी और भी बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिजीज में काम आएंगे। तो टेस्ट का क्या मतलब है, कैसे करते हैं वो हम देखते हैं, और फिर उस पर्टिकुलर टेस्ट में क्या फाइंडिंग मिलेगी सीओपीडी के केस में वो हम देखेंगे। क्लियर। तो पहले हम जनरल बात करेंगे टेस्ट के बारे में, और फिर हम बात करेंगे सीओपीडी में हमको पर्टिकुलरली क्या चीज उस टेस्ट में देखने को मिलेगी या हमको देखनी है। क्लियर। तो बहुत सारे टेस्ट हैं, वन बाय वन बात करते हैं हाउ टू डायग्नोस दैट पर्टिकुलर डिजीज। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बढ़िया हमेशा डिजीज का पता लगाना है तो इनिशियली असेसमेंट हमको करना होता है, और वहाँ पे सब्जेक्टिव डेटा लेने होते हैं। और सब्जेक्टिव डेटा लेने के लिए ये हेल्थ असेसमेंट का कंपोनेंट है, हेल्थ हिस्ट्री, ये हमको करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो मरीज बताएगा तभी हमको पता चल जाएगी। क्लियर। साइन एंड सिम्टम्स और वो सब असेसमेंट हम कर रहे हैं, हम डायग्नोसिस के बारे में बात कर रहे हैं कि पेशेंट को ये सीओपीडी है या नहीं, ये हम उसके पूछ के पता लगाएं या उसकी हिस्ट्री से हम पता लगाएं। क्लियर। कैसे? पेशेंट को हमको कुछ क्वेश्चन पूछना है जिससे कंफर्म हो कि क्या कारण है या क्या रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से वो सिम्टम पेशेंट में आए हैं। क्लियर। तो इससे बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगी। कैसे? आपको पूछना है कि आप स्मोकिंग करते हैं, वो बोलता है हाँ मैं एक्टिव स्मोकर हूँ, तो प्रोबेबिलिटी बनती है कि पेशेंट को सीओपीडी हो सकता है, क्योंकि अभी हमने देखा 80 to 90% प्रोबेबिलिटी है पेशेंट में सीओपीडी की। क्लियर। तो हेल्थ हिस्ट्री लेने से ही पता चलेगा कि आइदर द पेशेंट इज स्मोकर और नॉन स्मोकर। पेशेंट कौन से ऑक्यूपेशन में काम कर रहा है, क्या वहाँ डस्ट तो नहीं जनरेट हो रही हैं, आपको हिस्ट्री से पता चलेगा। पेशेंट कहाँ रहता है, वहाँ की हवा शुद्ध है या अशुद्ध है, पॉल्यूटेड एयर तो नहीं है, यह आपको हेल्थ हिस्ट्री से पता चलेगा। पूछने से ही पता चलेगा कि ब्लड में अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की कमी तो नहीं है, पहले कभी स्क्रीनिंग करवाई हो ब्लड में, पेशेंट को पता हो। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से हेल्प करती है इवेल्युएट करने में कि पेशेंट को आइदर सीओपीडी है या नहीं है। तो हेल्थ हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट, हर एक डायग्नोसिस का अपना एक डेफिनेट एडवांटेज होता है। यहाँ पर हेल्थ हिस्ट्री का भी अपना एक यूनिक एडवांटेज है कि इससे बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हमको, या इटियोलॉजी आगे जो भी डिसऑर्डर में इटियोलॉजी, वहाँ पे इटियोलॉजी, यहाँ रिस्क फैक्टर, इसलिए मैं रिस्क फैक्टर का नाम ले रहा हूँ, हमको पता चलेगा। क्लियर। देन सेकेंड, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन हमको करना पड़ेगा। फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन आप पढ़ोगे, हेल्थ असेसमेंट का एक पार्ट है। जब भी ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन गैदर करनी हो, हेल्थ हिस्ट्री तो सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन देता है, हम पूछेंगे तब पेशेंट बताएगा, नहीं पूछेंगे पेशेंट नहीं बताएगा, और वो चीज़ हमें कभी जीवन में पता भी नहीं चल सकती। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो पेशेंट खुद डिस्क्राइब करता है, पेशेंट खुद हमें बताता है, वो सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन बहुत सारे इंफॉर्मेशन एज ए हेल्थ पर्सन हमको गैदर करनी होती है। पेशेंट विल नॉट बी एबल to describe that informations, they will not be able to measure that particular information. तो as a health person बहुत सारी अलग अलग फिजिकल एग्जामिनेशन टेक्निक्स होती हैं जिनको काम में लेते हुए हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा जनरल, हम इंस्पेक्शन करते हैं, हम पाल्पेशन करते हैं, हम परकशन करते हैं, हम ऑस्कल्टेशन करते हैं, मैनिपुलेशन, ऑल्फैक्शन। तो उन्हीं टेक्निक्स में से कुछ टेक्निक यहाँ काम में लेते हुए आपको कुछ चीज़ें पता करनी है। जैसे सबसे पहले आपको इंस्पेक्शन करना है रिगार्डिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इंस्पेक्शन करने से क्या दिखेगा, आपको उसका चेस्ट दिखेगा, और चेस्ट का शेप क्या नॉर्मल दिखेगा? नहीं दिखेगा। चेस्ट आपको राउंडेड दिखेगा, और वही राउंडेड जो चेस्ट है उसको हम बोलते हैं बैरल चेस्ट। एंटेरो पोस्टीरियर ट्रांसवर्स डायमीटर आपको इस तरीके से सर्कुलर मिलेगा, हम बोलेंगे ये नॉर्मल चेस्ट नहीं है, ये एक एबनॉर्मल चेस्ट है। इंस्पेक्शन से पता चलेगा। और बैरल चेस्ट देखते ही आप बता दो कि पेशेंट को एम्फाइसेमा की प्रोबेबिलिटी वहाँ पर है। पेशेंट जब सांस लेगा तो आप देखोगे कि नेक के अराउंड, आगे और पीछे की तरफ बहुत सारा
मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, दैट मीन्स पेशेंट जो है एक्सेसरी मसल को यूज कर रहा है ब्रीदिंग में, ये भी आप इंस्पेक्शन से पता लगाओ। दूसरा, ऑस्कल्टेशन जब आप करेंगे, लंग साउंड सुनेंगे तो आपको यहाँ पर आवाज़ें सुनाई देगी। अभी हमने देखा क्रैकल साउंड सुनाई देगा, एज सच वहाँ पे बबलिंग, बुलबुले वाली साउंड, जब भी हवा पानी में से निकलती है तो बबल्स बनाती है, तो वही बबलिंग साउंड आपको सुनाई देती है, क्रैकल साउंड। एज सच आप डायरेक्ट ऑस्कल्टेशन करेंगे, ये तो है इनडायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप क्रैकल, और विजिंग आपको इनडायरेक्टली सुनाई दे देगा कानों से, है ना, विजिंग विस्लिंग साउंड पेशेंट में आ रही है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको पता चल रही है बाय सिंपली डूइंग द फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन सिस्टमेटिक वे है बॉडी को इन्वेस्टिगेट करने का बाय यूजिंग डिफरेंट फिजिकल एग्जामिनेशन टेक्निक। क्लियर? चेस्ट एक्सरे, रेस्पिरेटरी डिजीजेस का डायग्नोसिस बिना एक्सरे के ऐसे ज़्यादातर डिजीजेज में पॉसिबल नहीं। आप देखोगे जनरल रूटीन हम चेस्ट एक्सरे करवाते हैं। क्लियर? चलो एक्सरे के बारे में बात करते हैं, फिर हमको सीओपीडी में एक्सरे में क्या दिखेगा उसके बारे में बात करेंगे। चेस्ट एक्सरे हमारी बॉडी का, न सिर्फ चेस्ट का, बाकी एक्सरे कहीं का भी हो सकता है। एक्सरे एक तरीके से रेडिएशन है, और ये रेडिएशन रेडियो ओपेक रेडिएशंस होती हैं। बॉडी के किसी भी पार्ट पे जब ये गिरेगी तो उस बॉडी के पार्ट की डेंसिटी के अकॉर्डिंगली ये बॉडी के टिश्यू के द्वारा एब्जॉर्ब होती हैं, और यही ओपेसिटी के अकॉर्डिंग ऑफ द डेंसिटी ऑफ टिश्यू हमको अलग अलग कलर का एक्सरे दिखाई देता है। आप देखते हैं एक्सरे खींचते हैं, बाद में एक फिल्म आती है, तो कहाँ का एक्सरे हुआ है, कौन से टिश्यू का एक्सरे हुआ है, उसकी डेंसिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपको कलर दिखता है। अगर एयर भरी हुई कोई टिश्यू है जहां पे हवा थी तो आपको एरिया एज सच ब्लैक दिखेगा। अगर हवा में अगर एरिया में हवा को छोड़ के कुछ लिक्विड है ना, पानी है, सीरस फ्लूइड है, या ब्लड है, या लिम्फ है, तो थोड़ा बहुत जो कलर है वो ग्रेस टाइप का आपको एक्सरे में दिखेगा। अगर बहुत डेंस टिश्यू है, वहां पे डेंसिटी बहुत हाई है, बहुत हाई का मतलब जैसे कोई बोन का आप एक्सरे ले रहे हो, या कोई फॉरेन बॉडी सॉलिड होता है, डेंसिटी बहुत हाई है, ओपेसिटी बहुत हाई होती है उसकी, तो वो सारा आपको वाइट दिखेगा। तो एक तरीके से एक्सरे में आपको प्रेजेंस दिखेगी। अगर मैं चेस्ट एक्सरे की बात करूं तो वहाँ हवा भरी हुई है, या वहाँ कोई पानी तो नहीं है। क्लियर? वहाँ पे किसी तरह का कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं चला गया। तो एक्सरे बहुत एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है नॉर्मली रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, जो हमारे एरिया में बताएगा कि कहीं कोई ट्यूमर तो नहीं है, कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है, कहीं एबनॉर्मली हवा तो नहीं जाके जम गई जैसे न्यूमोथोरेक्स में होता है, कहीं बार एबनॉर्मली कोई पानी तो नहीं भर गया जैसे कि प्लूरल डिफ्यूजन के केस में होता है। वो सारा आपको एक्सरे के अंदर दिखाई देता है। बहुत चीपर टेस्ट होता है, बहुत कम पैसे लगते हैं, और हार्डली 5 मिनट का प्रोसीजर होता है इस टेस्ट को। आजकल डिजिटल एक्सरे आ गए हैं, विजिबिलिटी उसकी बहुत हाई है। एक्सरे में दो प्लेन होते हैं, दो व्यू होते हैं जिससे आप देखते हैं बॉडी के पार्ट्स को, एक एंटेरो पोस्टीरियर और दूसरा होता है लेटरल व्यू। तो दो व्यू से एक्सरे लिया जाता है। अब जब भी एक्सरे लें कुछ चीज़ों की जानकारी हमको होनी चाहिए एज ए हेल्थ पर्सनल। बॉडी पे किसी तरह का कोई डेंस, या मैं बोलूँ इस तरीके से सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं हो अदर देन बॉडी के अंदर जो है वो तो है, लेकिन बाहर वाला कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं हो, क्योंकि वो आएगा एक्सरे के अंदर और एक्सरे इंटरप्रेट करेगा कि वो चीज़ हमारे एयरवे में है। अननेसेसरी फालतू कोई दूसरा प्रोसीजर हो जाएगा उसको निकालने के लिए, जबकि वो चीज़ वहाँ पे होती नहीं है। क्लियर? मैंने जेब में कोई कॉइन रखा हुआ है तो ऐसा लगेगा कि कॉइन चला गया है हमारे अंदर, या यहाँ कोई लॉकेट है, कोई भी चीज़ इस तरीके जिसकी डेंसिटी हाई है और जो फॉरेनर है बॉडी की नहीं है, वो अगर है तो ड्यूरिंग एक्सरे या बिफोर डूइंग द एक्सरे हमको वो चीज़ वहाँ से हटा लेनी है। कोई ज्वेलरी होती है अक्सर हम पहन के जाते हैं, तो वो सारी ज्वेलरी भी हमको वहाँ से एसेस रिमूव कर लेना होता है। क्लियर? जब भी एक्सरे लें पेशेंट को बोलना है कि डीप ब्रीथ इनहेल करें और उसको होल्ड करके रखें, क्योंकि हवा जितनी अंदर रहेगी एरिया प्रॉपरली एक्सपेंड होगा और उसका विजुअलाइजेशन अच्छा होगा। क्लियर? तो इसलिए हम देखते हैं, बोला भी जाता है कि जब भी एक्सरे लेना है तो बोला जाता है गहरी सांस लो, उसको होल्ड करके रखो। वो इसलिए ताकि उसका जो विजुअलाइजेशन है ऑप्टिमम साइज शेप के साथ वो अच्छे से हो। अगर प्रेगनेंसी है, अगर आप देखोगे कि प्रेग्नेंट लेडी है और वो एक्सरे के लिए आ गई है गलती से, तो हमको पता होना चाहिए
कि एक्सरे जो होती हैं वो टेराटोजेनिक होती हैं। अगर प्रेग्नेंट लेडी है, दैट मीन्स नो डाउट यूट्रस में बेबी है, तो ये उस बेबी में कुछ टेराटोजेनिक अफेक्ट कॉज कर सकती हो सके बेबी कुछ कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी के साथ डिलीवर हो। तो ऐसा काम हमको नहीं करना है प्रॉबेबली। वैसे तो सारे ट्राइमेस्टर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेट, क्योंकि ज़्यादातर जो डेवलपमेंट है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होना है। हमको रूल आउट करना है प्रेगनेंसी में चेस्ट एक्सरे कॉन्ट्राइंडिकेट होता है, हमको नहीं करना है। क्लियर। तो एयरवे के हिसाब से मैंने बोला कि हवा है तो ब्लैक एरिया मिलेगा, अगर कोई फ्लूइड है तो ऐसा ग्रे मिलेगा, और बहुत सॉलिड कोई टिश्यू है वहाँ पे डेंस टिश्यू है तो ऐसा एरिया आपको कैसा मिलेगा, वाइट मिलेगा। तो ऐसी ही सारी अपीयरेंस आपको यहाँ पे एक्सरे में देखनी है। क्लियर। ये तो था जनरल बात। सीओपीडी के केस में हमको क्या देखने को मिलेगा? सीओपीडी के केस में आपको मिलेगा हाइपर इन्फ्लेशन। देखो इसका क्या मतलब है, जो स्ट्रक्चर्स जहां पे एम्फाइसीमा की बात मैं कर रहा हूं, स्ट्रक्चर्स जहां पे डिस्टेंशन है, तो आप एक्सरे में देखोगे तो नॉर्मल जो शेप है वो नहीं मिलेगा आपको, इस तरीके से इन्फ्लेटेड एरिया मिलेगा। तो ये है नॉट इन्फ्लेशन, नॉर्मल इन्फ्लेशन, ये है हाइपर इन्फ्लेशन, फूला हुआ एरिया मिलेगा। क्योंकि एरिया फूला हुआ है तो नो डाउटली हवा भी ज़्यादा मिलेगी और वो ज़्यादा एयर इस तरीके से आपको ब्लैक रूप में दिखेगी, है ना। एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है, तो ऐसे जो पिक्चराइजेशन आप करोगे वो किस रूप में मिलेगा, ब्लैक कलर के रूप में। तो आप देखोगे कि यहाँ नॉर्मली इस तरीके से शेप होते हैं लंग्स के, यहाँ ब्लैक हवा होनी चाहिए थी लेकिन यहाँ नहीं, एडिशनली इस तरफ भी आ रहा है ब्लैक एरिया, तो समझ आना है कि वो एक तरीके से हाइपर इन्फ्लेशन है ड्यू टू द एम्फाइसीमा, क्योंकि वहाँ इलास्टिसिटी डैमेज हो गया और वहाँ चूंकि स्ट्रक्चर डैमेज हो गई तो हवा वहाँ तक जा रही है और हवा की डेंसिटी कम, ब्लैक एरिया देखने को मिलेगा, हाइपर इन्फ्लेशन। क्लियर। अगर एयरवे की बात करें तो वहाँ पे कंजेशन भी देखने को मिलेगा। कंजेशन किस चीज़ का, बहुत ज़्यादा म्यूकस वहाँ पे एसिड प्रोड्यूस हो रहा है तो चीज़ें कंजस्टेड भी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा हाइपर इन्फ्लेशन जहाँ जाए उसके सराउंडिंग, क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन नॉर्मल हेल्दी टिश्यू को कंप्रेस करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको एक तरीके से कंजेशन के रूप में देखने को मिलेगी। तो हाइपर इन्फ्लेशन के साथ कंजेशन भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा डायफ्राम आप देखेंगे तो डायफ्राम उस पेशेंट का फ्लैटेंड मिलेगा। फ्लैटेंड डायफ्राम हम सबको पता है कि एक डॉम शेप शीट होती है मसल्स की और फाइब्रस टिश्यू की, ऊपर यहाँ पे थोरेसिक कैविटी, नीचे एब्डोमेन कैविटी, तो ये डॉम शेप डायफ्राम होता है। लेकिन क्या होता है कि हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से अगर एरिया इन्फ्लेटेड है तो इन्फ्लेशन में ज़्यादा हवा रहेगी और वो हाइपर इन्फ्लेटेड जो टिश्यूज़ हैं वो इस डायफ्राम को नीचे की तरफ दबाएंगे। नॉर्मल शेप ये है, लेकिन चूंकि हाइपर इन्फ्लेशन होगा तो डायफ्राम आपको इस तरीके से फ्लैटन्ड मिलेगा, फ्लैटन्ड। और ये एक्सरे फाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी आ चुका है, क्लिनिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज सच डिजीज को डायग्नोस करने के लिए। तो डायफ्राम आप अगर पर्टिकुलर एम्फाइसीमा के मरीज में देखेंगे तो नॉर्मल जो डॉम शेप स्ट्रक्चर्स रखता है डायफ्राम वो नहीं मिलके, ड्यू टू द हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर द डायफ्राम लुक इन ए फ्लैटन्ड वे। फ्लैटन्ड का मतलब आपको इस तरीके से सीधा डायफ्राम देखने को मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं जो आप इजीली एक्सरे में देख सकते हैं। अगर आपको और अफेक्टिव विजुअलाइजेशन करना है रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स का रिगार्डिंग द एब्नॉर्मल एनाटॉमी, तो अगर आप चेस्ट एक्सरे नहीं कर रहे हैं तो आप सीटी स्कैन भी करवा सकते हैं। क्लियर। कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, ये क्या है? ये भी एक तरीके से मॉडिफाइड एक्सरे ही होता है। सीटी स्कैन में भी एक्सरे जो एक्स किरणें होती हैं उन्हीं का यूटिलाइजेशन किया जाता है। बस अंतर यह है कि यहाँ पर एक्सरे जो है एक नैरो बीम के रूप में गिरती है, और दूसरा एडवांटेज ये है नैरो बीम, दैट मीन्स जो बीम गिरती हैं वो बहुत शार्पन एंगल से गिरती हैं और क्लियर कट पिक्चराइजेशन आपको देती हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक्सरे में सिर्फ दो ही प्लेन आपको देखने को मिलता है, एंटेरो-पोस्टीरियर एज वेल एज ट्रांसवर्स, लेकिन यहाँ पर सीटी स्कैन में आप 360 डिग्री पे क्रॉस सेक्शनल मल्टी सेक्शन आप पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स के देख पाते हैं। तो मोर डीपर इन्वेस्टिगेशन स्टडी आप टिश्यू की कर सकते हैं अदर देन चेस्ट एक्सरे। क्लियर। आजकल कॉन्ट्रास्ट भी होने लग गया है, कॉन्ट्रास्ट डाई डालते हैं तो उसकी वजह से पिक्चराइजेशन जो विजुअलाइजेशन है और अच्छा होता है। तो नॉर्मली नॉट रिकमेंडेड, नॉर्मली हमको इसी से पता चल जाएगा, लेकिन नहीं है तो हम सीटी स्कैन करा के भी जो है एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स वहां पे देख सकते हैं। कंफर्म करने के लिए
आपको एक टेस्ट कराना पड़ेगा, दैट इज पीएफटी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। इसको एलएफटी भी बोलते हैं, लंग फंक्शन टेस्ट। वैसे एलएफटी कॉमन नाम है लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए, है ना, लेकिन एलएफटी अगर आ जाए लंग फंक्शन टेस्ट तो ये पीएफटी का ही दूसरा नाम है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ये एक बहुत स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीज में ये किया जाता है। पल्मोनरी फंक्शन का टेस्ट, पल्मोनरी दैट मीन्स लंग्स, लंग्स कैसे काम कर रहे हैं, हमारी बॉडी का ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये कैसे काम कर रहा है, उसको इवेल्युएट करने का तरीका है, देखने का तरीका है, दैट इज सिंपली द पीएफटी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ये लंग्स वॉल्यूम मेजर करेगा, कैपेसिटी मेजर करता है, एज सच गैसियस एक्सचेंज हमको बताता है, और ओवरऑल एक बेसिक आइडिया हमको देता है कि उस पेशेंट के लंग्स कैसे हैं, कैसे मतलब नॉर्मल है या एबनॉर्मल, नॉर्मल फिजियोलॉजिकली वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब पीएफटी एक कॉमन टर्म है, इसमें एक्चुअली हम दो टेस्ट करते हैं। नॉर्मली तो हम स्पायरोमीट्री करते हैं, स्पायरोमीट्री पीएफटी के अंदर होने वाला टेस्ट है, और ये नहीं तो प्लीथिस्मोग्राफी भी करते हैं, प्लीथिस्मोग्राफी। ये दोनों एक तरीके से पीएफटी के अंदर ही आते हैं, दोनों का प्रोसीजर एक जैसा है, बस अंतर क्या है, पहले स्पायरोमीट्री की बात मैं करता हूं। स्पायरोमीट्री में क्या होता है, एक मशीन होती है इस तरीके से, ये मशीन इस तरीके से एक ट्यूब के साथ जुड़ी हुई रहती है, और एक मशीन ये आगे जाके कंप्यूटर स्क्रीन के साथ, कंप्यूटर स्क्रीन है, ये मशीन है, और ये वॉल्यूम कलेक्टिंग डक्ट होती है, डक्ट। इसमें पेशेंट को बोला जाता है कि हवा ब्लो करो, है ना, फूंक मारो इस नली में जोर से। ये स्पायरोमीटर है बेसिकली, ये प्रोसेस करता है उस एयर के वॉल्यूम को, और वही एयर का वॉल्यूम आप कंप्यूटर स्क्रीन पे इस तरीके से वेव के रूप में दिखता है ना। ये जो ग्राफ होता है इसको बोलते हैं स्पायरोग्राम। ये जो डिवाइस होती है इसको बोलते हैं स्पायरोमीटर। क्लियर? तो हवा बेसिकली कितनी वो बाहर निकाल रहा है, कितनी नॉर्मली ले रहा है, टाइडल वॉल्यूम क्या है, ERV IRV जो हमने पढ़ा है सारा ही, वो सब इस ग्राफ से आपको देखने को पता चलेगा। अब यही सिस्टम, यही सारा टेस्ट, ये ओपन चैम्बर में है, कोई क्लोज चैम्बर नहीं है, पेशेंट ये ओपीडी प्रोसीजर है, बैठा हुआ है पेशेंट, हवा इसमें से फ्लो कर रहा है और ये सब पता चल रहा है। लेकिन ये सारा सिस्टम ये वाला एक क्लोज चैम्बर में हो, जैसे आपने देखा होगा टेलीफोन के बूथ होते हैं, स्टडी कॉल करने होते हैं, पहले तो बूथ होता था, तो बूथ लाइक स्ट्रक्चर, और उसमें पेशेंट को बिठा दिया और उसके अंदर ही पेशेंट को बोला जा रहा है आप हवा को इसमें ब्लो करो। तो अगर इस तरीके से क्लोज चैम्बर में एयर को आपको फ्लो करना है, तब हम बोलेंगे कि दैट इज सिग्निफिकेंटली टेस्ट, दैट इज द प्लीथिस्मोग्राफी। क्लियर? सेम मैकेनिज्म है, सेम प्रोसीजर, बस ये थोड़ा सा क्लोज चैम्बर्स में होता है, दैट इज प्लीथिस्मोग्राफी। टेस्ट चाहे कोई सा भी हो, करने से पहले कुछ चीजें हमको पता होनी चाहिए। जैसे ये टेस्ट कर रहे हैं, पीएफटी कर रहे हैं, तो हो सके पेशेंट पहले से ब्रोंकोडायलेटर ले रहा हो ना, उसको डिजीज हो रखी हो या प्रोग्रेशन चेक करने के लिए आए हो, तो यहाँ इस केस में ब्रोंकोडायलेटर डॉक्टर की मदद से विथहोल्ड करने हैं, है ना, विथ कंसल्टेशन टू द डॉक्टर। क्योंकि ब्रोंकोडायलेटर लेके अगर आप पीएफटी करवाओगे तो चूंकि ब्रोंकाई डायलेट होगी, ज़्यादा हवा अंदर जाएगी, तो एज सच नॉर्मली जो वॉल्यूम आपको, आप जो देखना चाहते हो नॉर्मल लंग्स के, वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्लियर? एनास्थेशिया अगर लगाया हुआ है तो नहीं करना है, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है एनास्थेशिया, एज सच लंग वॉल्यूम कैपेसिटी आपको कम मिलेगा, तो ये भी हो सके विथहोल्ड आपको करना है विद द प्रायर कंसल्टेशन टू द डॉक्टर। तो ये हिस्ट्री में लेना है। क्लियर? विथहोल्ड करना है ब्रोंकोडायलेटर, एनास्थेशिया विद कंसल्टेशन। हैवी मील, हैवी खाना खा के अगर मरीज आया है तब भी पीएफटी अगर आप करेंगे, तो हैवी मील आपको पता है कि एक तरीके से वो भी डिप्रेशन करता है ब्रेन का, और ब्रेन डिप्रेस होगा, है ना। आपको पता है खाना खा लिया हैवी, दाल बाटी चूरमा खाया हमने, तो नींद आने लगती है ना, ब्रेन सप्रेस होता है। ब्रेन सप्रेस तो रेस्पिरेटरी सेंटर वही है, तो प्रॉपर पेशेंट इनहेल नहीं कर पाएगा, एक्सेल नहीं कर पाएगा। तो हैवी मील शुड बी अवॉइडेड बिफोर दैट टेस्ट। कपड़े जो आप पहनते हैं ये लूज पहनने हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइट पहन के आएंगे तो प्रॉपर जो इन्फ्लेशन आप करोगे, ब्लो आउट करोगे, ब्लो इन करोगे, तो वो आप यहाँ पे प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं ना।
कई बार आर्टिफिशियल दांत लगे होते हैं, आर्टिफिशियल डेंचर, तो यहाँ पे बहुत फोर्सफुली पेशेंट को बोला जाता है हवा को बाहर निकालने के लिए। तो हो सके कि वो दांत अगर आर्टिफिशियल है तो हवा के साथ वो दांत भी बाहर आ जाए। क्लियर? तो आर्टिफिशियल डेंचर अगर है तो उनको पहले ही साइड में निकाल के रख देना है। क्लियर? तो दैट मीन्स ब्रोंकोडायलेटर, एनास्थीसिया विथहोल्ड करना है, आपको हैवी मील नहीं लेना है, आपको कपड़े लूज पहनने हैं, आर्टिफिशियल डेंचर हैं तो वो उनको बाहर निकालना है। क्लियर? आपसे पूछे स्पायरोग्राम क्या है, तो ये ग्राफिकल रिकॉर्डिंग है स्पायरोमीटर की, और ये रिकॉर्ड करके बताएगा लंग्स वॉल्यूम्स विद द टाइम साइमल्टेनियस, दोनों एक साथ टाइम के साथ वॉल्यूम कितना मिलता है वो हमको एक ग्राफ के रूप में वहां पे दिखाता है। क्लियर? चलो, ये तो था नॉर्मल इस टेस्ट की बात। सीओपीडी में हमें इस टेस्ट में क्या देखने को मिलेगा? सीओपीडी के टेस्ट में रेजिडुअल वॉल्यूम और टोटल लंग कैपेसिटी दोनों ही आपको ज्यादा मिलेगी। नाम देख के कुछ याद आया होगा, रेजिडुअल वॉल्यूम, हवा की वह मात्रा जो हमारे लंग्स के अंदर रहती है नॉर्मली आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपिरेशन। आप कितना ही फोर्सफुल हवा निकाल दो फिर भी लंग्स खाली नहीं होंगे, लंग्स में हवा हमेशा बचेगी, तो वही वॉल्यूम जो बचेगा दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। हम बोलते हैं नॉर्मली ये होता है 1200 ml। चूंकि हाइपर इन्फ्लेशन यहाँ हो गया है, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो गई है, तो बताओ हवा ज़्यादा अंदर रुकी रहेगी या कम रुकी रहेगी? अंदर का वॉल्यूम बढ़ गया तो ज़्यादा हवा हमारे लंग्स में रहेगी, तो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या मिलेगा? ज़्यादा। और जब रेजिडुअल वॉल्यूम ज़्यादा तो रेजिडुअल वॉल्यूम टोटल लंग कैपेसिटी में भी आता है। टोटल लंग कैपेसिटी 4 चीज़ों से मिलकर बनती है, पढ़ा होगा हमने, याद करो, रिकॉल करो। टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम यहाँ पर भी आया है, तो रेजिडुअल वॉल्यूम अगर बढ़ा हुआ है तो पेशेंट के जो टोटल लंग कैपेसिटी आपको मिलेगी वो भी क्या मिलेगी? ज़्यादा मिलेगी। तो पीएफटी टेस्ट में आपको ये 2 फाइंडिंग्स ज़्यादा मिलेगी। तो लंग वॉल्यूम बढ़ना अच्छी बात नहीं है, हवा अगर एक्यूमुलेट हो रही है तो फ्रेश वेंटिलेशन को प्रिवेंट कर रही है। क्लियर? तो रेजिडुअल वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी विल बी इंक्रीज इन टेस्ट ऑफ पीएफटी, और ये कंफर्मेटरी टेस्ट भी है सीओपीडी का। इसके अलावा 2 चीजें और यहां देखने को मिलती हैं, FEV1 एंड FVC। देखो ये नए टर्म है हमारे सामने आया है। FEV1 इसको बोलते हैं फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। ये 1 सेकेंड की बात हो रही है। इसका मतलब होता है कि हवा मैंने अंदर ली डीपली और फिर मुझे बोला कि उस हवा को जो अंदर ली, जो पहले से लंग्स में, उसको फोर्सफुली बाहर निकालना है। तो एक्सपिरेशन का टाइम आप सबको होता है प्रोबेबली टेक 3 सेकेंड, है ना, और डीपर एक्सेलेशन करना है तो इट विल टेक और ज़्यादा टाइम ये लेगा। तो कितना ही टाइम ले उससे मुझे मतलब नहीं है। पहले 1 सेकेंड में मैं फोर्सफुली कितना वॉल्यूम बाहर निकाल पा रहा हूं, आप देख रहे हो, नाम से पता चल रहा है, फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में फोर्सफुली हवा जो बाहर आ रही है उसका आयतन कितना? तो मुझे बताओ ये वॉल्यूम कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा? कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि एयरवे ऑब्स्ट्रक्टेड है, एयरवे बंद है रास्ता, और अंदर से डिस्टेंडेड भी है, तो हवा अंदर ही रहेगी, तो वॉल्यूम जो एक्सपिरेशन का मैं करूंगा वो नॉर्मली क्या मिलेगा? कम मिलेगा, पूरा वॉल्यूम बाहर नहीं आएगा। साथ ही ये हमने निकाला, और ये दूसरी चीज, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। फोर्स वाइटल कैपेसिटी, फोर्स वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि इनिशियल ब्रीथ में, सिंगल एक ब्रीथ में मैं फोर्सफुली कितनी हवा बाहर निकाल रहा हूं, है ना, ब्रीथ में, पूरा ब्रीथ। ये तो 1 सेकंड की बात हो रही थी, पूरे ब्रीथ की बात हो रही है। तो नेचुरली बात वही है कि जब एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट होती हैं, जब डिस्टेंडेड होता है, तो फोर्स वाइटल कैपेसिटी भी क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं। और जब दोनों का अनुपात आप देखोगे तो ये अनुपात मिलेगा 70% से कम। तो ये 70% से कम मिलना, ये दोनों रेशियो कहलाते हैं एक तरीके से, FEV1 एंड FVC रेशियो, इट विल बी लेस देन 70%। और ये कंफर्मेटरी एक तरीके से इवेल्युएटिंग क्राइटेरिया है सीओपीडी का, एम्फाइसीमा का, कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम है। क्लियर? दोबारा मैं बता दूं, रेजिडुअल वॉल्यूम और टोटल लंग कैपेसिटी बढ़ी हुई मिलेगी, और ये दोनों चीज़ें आपको कम मिलेगी। कम
मिलेगी इंडिविजुअली भी, लेकिन आप अगर दोनों का रेशियो निकालोगे तो रेशियो नॉर्मली 70% से लेस आएगा. लेस देन 70% FeV1 एंड FeC रेशियो विल डिटरमाइन द COPD. क्लियर? तो दैट इज द PFT done mainly by the spirometry. ABG एनालिसिस, नाम आपको पता ही है. ABG एनालिसिस, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस. क्या मतलब निकला इसका? इसका मतलब निकला कि पेशेंट की आर्टरी में से ब्लड निकालना है और उस ब्लड में गैसों को एनालिसिस करना है. ब्लड में कौन कौन सी गैस होती है? हमने पढ़ा है ब्लड में दो ही गैस होती हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ऑक्सीजन. ब्लड में उन गैसों का पार्शियल प्रेशर देखा जाता है. एबीजी जब भी हम करते हैं तो गैसों का पार्शियल प्रेशर देखा जाता है. नॉर्मली पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बताओ आप सबको पता है, 35 से 45 mm ऑफ Hg, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है 80 to 100 mm ऑफ Hg. मुझे एक बात बताओ, जब भी COPD है ब्लड में CO2 की मात्रा ज्यादा या कम मिलेगी? अभी हमने थोड़ी देर पहले सिम्टम में लिखा था हाइपर कैप्निया, दैट मीन्स CO2 की मात्रा ब्लड में ज्यादा. जब ब्लड में मात्रा ज्यादा तो उसके द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा वो भी क्या होगा? ज्यादा. तो आपको ABG करोगे, PCO2 लेवल क्या मिलेगा? हायर मिलेगा. उसी व्यक्ति में हमने देखा COPD है, हाइपोक्सेमिया है, तो ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा क्या मिलेगी? ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलेगी. कम मिलेगी तो बताओ जो प्रेशर एग्जर्ट करेगी ऑक्सीजन वो ज्यादा मिलेगा या कम? कम मिलेगा. तो CO2 का लेवल 45 mm ऑफ Hg से ज्यादा मिलेगा इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, और ऑक्सीजन का लेवल क्या मिलेगा? 80 से नॉर्मली कम ना. कैप्नोग्राफी एक वर्ड यहां काम आता है, कैप्नोग्राफी, ये वर्ड वहीं से लिया है, आपने अभी सुना हाइपर कैप्निया. तो जहां भी ये कैप्निया वर्ड आता है ये किसके लिए होता है? CO2. तो दैट मीन्स ब्लड में CO2 की मॉनिटरिंग करना है ना, ये क्या कहलाता है? कैप्नोग्राफी. क्लियर? तो ये दोनों चीजें आपको इस तरीके से मिलेगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा. और हम सब ने देखा है कि ब्लड में अगर CO2 ज़्यादा हो जाएगा तो ये पानी के साथ मिलके बनाएगा एसिड, और एज सच ब्लड की pH जो कि नॉर्मली होती है 7.35 से लेकर 7.45, यहाँ ब्लड की pH चूंकि एसिड बन गए और एसिड से pH कम होती है तो ब्लड की pH नॉर्मल से क्या मिलेगी? कम मिलेगी. और जब भी ब्लड की pH कम हो जाती है नॉर्मल से हम बोलते हैं एसिडोसिस. और एसिडोसिस दो तरह का, एक रेस्पिरेटरी एक मेटाबॉलिक. हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो यहां जो एसिडोसिस होगा वो होगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. क्या मतलब निकला कि आप ABG करेंगे COPD के पेशेंट का, आपको मिलेगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. हम देखेंगे पार्शियल प्रेशर CO2 उस पेशेंट में ज़्यादा मिलेगा और उसके ब्लड का pH भी उसका आपको कम मिलेगा. क्लियर? दैट इज ABG एनालिसिस. 6th टेस्ट, पल्स ऑक्सीमीट्री. पल्स ऑक्सीमीट्री एक नॉन इन्वेजिव मेथड है ब्लड में ऑक्सीजन की सैचुरेशन देखने का, और पल्स ऑक्सीमेट्री से जो सैचुरेशन मिलती है उसको हम बोलते हैं SpO2. दैट इज बेसिकली द पेरिफेरल कैपिलरी ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन. और ये सैचुरेशन एक्चुअली क्या होती है? ऑक्सीजन की सैचुरेशन नहीं है, ये एक्चुअली मात्रा बताता है हीमोग्लोबिन की. लेकिन हीमोग्लोबिन कौन सा? वो हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है. ये एक तरीके से परसेंटेज मात्रा होती है हीमोग्लोबिन की, जो किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन के साथ. इनडायरेक्टली ऑक्सीजन का लेवल बता रहा है, लेकिन डायरेक्टली बेसिकली बताता है हीमोग्लोबिन की मात्रा कौन सी, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई है, प्रतिशत. नॉर्मली हम सबको पता है ये होता है 95 to 100%. नॉर्मल जो सैचुरेशन होता है ब्लड का ये 95 to 100% होता है.
तो पल्स ऑक्सीमीट्री आपने टेस्ट देखा है कि एक पल्स ऑक्सीमीटर होता है। पल्स ऑक्सीमीटर इस तरीके से एक मीटर है ना, आपने देखा होगा ये फिंगर टिप पे लगा हुआ, या हो सके इन बच्चों में नेजल ब्रीफ पे लगा हुआ, अक्रॉस द फुट लगा हुआ है ना, ईयर लोब्स पे लगा हुआ। तो यहाँ एक तरफ होता है एलईडी ना, ये होता है लाइट इमिटिंग डायोड, एक डायोड होता है जो लाइट निकालता है, और यहाँ होता है एक फोटो डिटेक्टर। फोटो डिटेक्टर मतलब लाइट को डिटेक्ट करने वाला। और बीच में हम बॉडी का कोई भी पार्ट रखते हैं। क्या होता है, यहाँ ब्लड कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरी में हीमोग्लोबिन है, कुछ हीमोग्लोबिन होंगे जो ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ नहीं जुड़े हुए हैं, कुछ जुड़े हुए हैं तो सभी तरफ से जुड़े हुए नहीं। हम सबको पता है कि हीमोग्लोबिन 4 वैलेंसी रखता है और चारों तरफ से वो ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है। मैं बोलूँ ये हीमोग्लोबिन 100% सैचुरेटेड है। अगर ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है 3 तरफ ऑक्सीजन के साथ तो ये 75 है। ऐसी पूरी बॉडी की हीमोग्लोबिन कितने परसेंटेज सैचुरेटेड ऑक्सीजन के साथ, वो उसका सैचुरेशन है। क्लियर। तो क्या होता है कि लाइट यहाँ से निकलती है और ये फोटो डिटेक्टर इसको डिटेक्ट करता है। अब जहाँ सैचुरेटेड है वो अलग तरह की वेवलेंथ उस तरफ जाएगी, जहाँ सैचुरेटेड नहीं अलग तरीके का, और वही ये फोटो डिटेक्टर आगे जाके पल्स ऑक्सीमेट्री मशीन होती है, प्रोसेसर लगा होता है, उसमें वो कैलकुलेट होता है और आपको डिजिटली बताता है कि पेशेंट की सैचुरेशन कितनी है। क्लियर। तो ये है एक तरीके से पल्स ऑक्सीमीटर। कार्डिक मॉनिटर में भी इनबिल्ट पल्स ऑक्सीमीटर आता है, सेपरेट पल्स ऑक्सीमीटर आते हैं। तो ये बेसिकली सैचुरेशन बताते हैं। आपसे पूछा जाए कि पल्स ऑक्सीमीटर कौन से सिद्धांत पे काम करता है, तो आपको बोलना है स्पेक्ट्रो फोटोमीटरी, है ना, देखो नाम से पता चल रहा है, स्पेक्ट्रो फोटोमीट्री। स्पेक्ट्रो मतलब स्पेक्ट्रम देखा होगा आपने, जो लाइट वेव्स होती हैं वो अलग अलग तरंग दैर्घ्य अलग अलग वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली होती हैं। तो यहाँ पे जो ये कैलकुलेशन होता है सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन का, वो अलग अलग वेवलेंथ अलग अलग सैचुरेशन के हिसाब से अलग अलग स्पेक्ट्रा बनता है लाइट का। फोटोमेट्री जो लाइट को डिटेक्ट कर रहा है। तो एक तरीके से ये बेसिक प्रिंसिपल है पल्स ऑक्सीमीटर के काम करने का, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। क्लियर। तो ये आप जो पल्स ऑक्सीमीटर है ये कहाँ लगा सकते हैं, वहाँ लगाना है जहाँ बहुत ज़्यादा कैपिलरी ब्लड की सप्लाई होती है ना, जैसे वहाँ पर स्किन बहुत ज़्यादा थिन हो, जैसे ईयर लोब हैं, जैसे कि फिंगर टिप्स हैं, है ना। आप बच्चों में पर्टिकुलरली फुट के अक्रॉस लगा सकते हैं, नेजल ब्रीज पे लगा सकते हैं। क्लियर। तो वो बता देगा तुरंतली। नॉन इन्वेसिव मेथड है, बहुत एबीजी भी सैचुरेशन पता करता है, लेकिन वो इन्वेसिव मेथड है ना, वो आर्टेरियल ब्लड में पता करेगा, ये कैपिलरी ब्लड में तो बहुत रैपिड सैचुरेशन पता करने का सिंपल टेस्ट होता है। तो दैट इज सिंपली द पल्स ऑक्सीमीट्री। तो मुझे बताओ सीओपीडी के मरीज में सैचुरेशन नॉर्मल मिलेगा या कम मिलेगा? सीधी सी बात है, ऑक्सीजन चूंकि मिल नहीं रही है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, तो सैचुरेशन नो डाउटली पल्स ऑक्सीमीटर के केस में क्या मिलेगा इन सीओपीडी? रिड्यूस। रिड्यूस मतलब नॉर्मल से कम मिलेगा। इसके अलावा आप ब्लड टेस्ट करेंगे तो ब्लड में आपको आरबीसी की मात्रा नॉर्मल मिलेगी या ज्यादा मिलेगी? ज्यादा मिलेगी, है ना। पॉलीसाइथेमिया इसको कहते हैं, पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया इसका मतलब आरबीसी की मात्रा का बढ़ जाना। जब भी क्रोनिक टर्म में हाइपोक्सेमिया होगा तो आरबीसी अपनी अमाउंट को बढ़ा देती हैं कंपनसेशन के लिए, ताकि मात्रा बढ़ेगी तो मिनिममली जितना भी ऑक्सीजन होगा उसके हीमोग्लोबिन उसको कैरी कर सकते हैं। अगर मात्रा कम होगी तो ऐसे जो सैचुरेशन वो नॉर्मली मेंटेन नहीं रहेगा। हालांकि नॉर्मली मेंटेन तो यहाँ भी नहीं रहता, लेकिन बॉडी का एक ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म है कि आरबीसी अपनी लेवल को क्या कर रही है, यहाँ पे बढ़ा रही है। तो ब्लड में आपको ओवरऑल आरबीसी की मात्रा क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, जिन लोगों ने हिस्ट्री दी है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम के कमी की, तो उन लोगों में उनके ब्लड में भी अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम क्या मिलेगा? कम मिलेगा। क्लियर। जिन्होंने हिस्ट्री दी है, सब में नहीं, वही 1 से 5% जो पॉपुलेशन है जो सफर्ड होती है उनके ब्लड में,
तो आपको स्क्रीनिंग भी करनी पड़ेगी कि कहीं उनके ब्लड में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम की कमी तो नहीं है। कमी है तो ये सजेस्ट कर रहा है फर्दर कि पेशेंट को क्या हो सकता है, या सीओपीडी हो सकता है। क्लियर। एक टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन। शॉर्ट में इसको VQ स्कैन के नाम से जानते हैं, VQ स्कैन। V वर्ड वेंटिलेशन के लिए है और परफ्यूजन मेडिकल टर्म है, परफ्यूजन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए Q वर्ड काम में लिया जाता है। Q इन मेडिकल फिजियोलॉजी रिप्रेजेंट परफ्यूजन। वेंटिलेशन का मतलब आप सबको पता ही है, हवा का अंदर जाना और बाहर निकलना। और परफ्यूजन का क्या मतलब है, ब्लड फ्लो ना, ब्लड की सप्लाई पर्टिकुलर एरिया में ना। अच्छी सप्लाई है, रिच सप्लाई हम बोलेंगे परफ्यूजन गुड है, अगर पुअर सप्लाई हम बोलेंगे परफ्यूजन प्रॉपर नहीं है। तो ये नॉर्मल टेस्ट के बारे में बता रहा हूँ, फिर सीओपीडी में देखेंगे क्या होता है वो देखेंगे। हमने पढ़ा है एल्वियोलाई है और एल्वियोलाई के अराउंड पल्मोनरी कैपिलरी का एक बेड है पूरा का पूरा। तो ये एक स्कैनिंग है बेसिकली। स्कैन वर्ड जहाँ भी आता है तो सीधा सा मतलब समझ में आना चाहिए कि एक तरीके से विजुअलाइजेशन है ना। हम फोटो खींचेंगे और फिर चीज़ को देखेंगे। यहाँ एक कैमरा होता है, स्पेसिफिक बोला जाता है गामा कैमरा। गामा कैमरा दैट इज रिप्रेजेंट गामा कैमरा। ये कैमरा क्या करता है, लंग्स की पिक्चर निकालता है, फोटो निकालता है, लेकिन ऐसे फोटो नहीं निकालता है। इसके लिए पहले कुछ रेडियो न्यूक्लाइड डाई बॉडी में इंजेक्ट करनी होती है। वेंटिलेशन से पता चलेगा कि हवा एल्वियोलाई तक नॉर्मली पहुंच रही है या नहीं, या एल्वियोलाई से बाहर आ रही है नहीं, है ना। वेंटिलेशन अंदर जाना बाहर आना, अंदर जाना बाहर आना। मान लो कहीं रास्ता रुका हुआ है, बताओ वेंटिलेशन सही होगा क्या नहीं होगा, है ना। हमको पता चलेगा वेंटिलेशन इज नॉट प्रॉपर। परफ्यूजन का मतलब ब्लड सप्लाई। अगर पल्मोनरी आर्टरी में कहीं बाधा है तो ब्लड प्रॉपरली पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, ये हमको देखना है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं। देखो इस टेस्ट का क्या फायदा है, इस एक टेस्ट से दोनों चीजें हम पता कर सकते हैं कि हवा एल्वियोलाई तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। पहली बात नहीं पहुंच रही, हम बोलेंगे वेंटिलेशन सही नहीं हो रहा है। दूसरी बात परफ्यूजन, वेंटिलेशन तो हो रहा है लेकिन जब तक ब्लड यहाँ सही से नहीं आएगा, बताओ ये गैस जो एल्वियोलाई तक आई है क्या इसका एक्सचेंज होगा नहीं होगा। तो बात दिक्कत कहीं पर भी हो, ओवरऑल पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिलना है। तो दोनों चीजें देखने के लिए, वेंटिलेशन और ब्लड फ्लो देखने के लिए हम एक साथ स्कैनिंग करते हैं, उसको बोलते हैं VQ स्कैन। तो वेंटिलेशन में क्या करते हैं कि गैसियस रेडियो न्यूक्लाइड्स पेशेंट को इनहेल करवाते हैं। कुछ ऐसी न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, डाइस अभिरंजक होते हैं, जिनको पेशेंट को सुंघाया जाता है। तो डाई जहाँ जहाँ जाएगी इसका मतलब वेंटिलेशन एकदम ओके है। डाई जहाँ नहीं पहुँचेगी दैट मीन्स वहाँ पे रास्ता रुका हुआ है। हम जैसे ही वेंटिलेशन गैसियस रेडियो न्यूक्लाइड डाई इनहेल करवाएंगे, हम उसका फोटो खींचेंगे। और साथ में हम परफ्यूजन हम क्या करेंगे कि पेशेंट की वेन में एक तरीके से इंजेक्टेबल रेडियो न्यूक्लाइड डालेंगे। देखो क्या हुआ, वेंटिलेशन देखने के लिए कौन सी रेडियो न्यूक्लाइड डाल रहे हैं, गैसियस, है ना, क्रिप्टॉन जिनोन, क्रिप्टॉन एंड जिनोन, दो गैसियस रेडियो न्यूक्लाइड डाई होती हैं। उनको पेशेंट को इनहेल कराया जाता है और फिर एक्सरे से गामा कैमरे से फोटो लेते हैं वेंटिलेशन देखने के लिए। और ब्लड के लिए इंजेक्टेबल डाई डाली जाती हैं। तो वेंटिलेशन के लिए जब ये गैस यहाँ पहुँचेगी गैसियस रेडियो न्यूक्लाइड, तब एक्सरे की सॉरी बार बार एक्सरे वर्ड आ रहा है, नॉट एक्सरे, गामा कैमरा से, गामा रेडिएशन से, है ना, एक्सरे गामा कैमरे से पिक्चराइजेशन। और इंजेक्टेबल जब डाई हम डालेंगे, यहाँ होता है TMAA, है ना, टेक्नेटियम मैक्रो एग्रीगेटेड एल्बुमिन। तो ये इंजेक्टेबल डाई होती हैं। तो यहाँ तो हम डाल रहे हैं गैसियस डाई, यहाँ इंजेक्टेबल। तो गैसियस डाई गैस के साथ यहाँ पहुँचेगी, इंजेक्टेबल ब्लड के साथ। अगर कोई रुकावट नहीं है दोनों ही चीज़ों में तो गामा कैमरे से क्लियर कट पिक्चर आएगा डाई का। अगर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो डाई वहाँ पे नहीं आएगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं COPD में, बताओ COPD में किसकी दिक्कत है, वेंटिलेशन या परफ्यूजन की? ब्लड से संबंधित कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। पल्मोनरी आर्टरी एकदम ओके, ब्लड लेके जा रही है एल्वियोलाई तक। दिक्कत कहाँ है? वेंटिलेशन में। हवा चूंकि एयरवे ऑब्स्ट्रक्टेड है, एल्वियोलाई वॉल डिस्ट्रॉय हो गई, हम बोलेंगे वेंटिलेशन प्रॉब्लम है। तो किससे पता चल जाएगा? वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन करने से।
क्लियर। तो टेस्ट कंफर्म होगा कि हाँ वेंटिलेशन की प्रॉब्लम है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्टेड है, एल्वेओली वॉल डेस्ट्रॉय हो गई, तो एज सच वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, हमको पता चलेगा बाय सिंपली द वीक्यू स्कैनिंग। क्लियर। तो टेस्ट हैं, दोबारा रिवाइज कर लें एक बार। पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री लेनी है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, इंस्पेक्शन ऑस्कल्टेशन, एक्सरे करना है, फ्लैटन चेस्ट मिलेगा, फ्लैटन डायफ्राम मिलेगा, हाइपर इन्फ्लेशन मिलेगा, कंजेशन मिलेगा, सीटी स्कैन करना है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करना है जिसमें रेजिडुअल वॉल्यूम टोटल लंग कैपेसिटी बढ़ी हुई मिलेगी लेकिन फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम एंड फोर्स वाइटल कैपेसिटी कम मिलेगी। एबीजी आप करोगे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा। पल्स ऑक्सीमीट्री से टेस्ट करें, पल्स ऑक्सीमीट्री टेस्ट करेंगे तो ऑक्सीजन सैचुरेशन कम मिलेगा। ब्लड में आरबीसी देखेंगे ज़्यादा मिलेगी, ब्लड में सभी में नहीं, उन्हीं में जिनमें डेफिशिएंसी है तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की स्क्रीनिंग करेंगे तो ये कम मिलेगा। क्लियर। और वीक्यू स्कैन आप करेंगे तो एज सच वेंटिलेशन की प्रॉब्लम भी मरीज में आपको देखने को मिलेगी। क्लियर। सब में पूछे हैं कि टेस्ट ऑफ चॉइस कौन सा है कंफर्म टेस्ट करने के लिए, बोल रहा है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, स्पायरोमेट्री हम करते हैं कंफर्म करने के लिए। क्लियर। तो दैट इज सिंपली द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ COPD।